तो उस पूंजी में किन किन मदों से वृद्धि होती है और उस पूंजी में किन किन मदों से कमी होती है। लेखांकन समीकरण ये होता क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, जब यहाँ पे हमने केवल दायित्व लिया तो हमने कौन से दायित्व की बात किया, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब क्या है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये इसका मेन सूत्र है, किसका, अपने व्यापार में से निजी प्रयोग के लिए निकाला गया धन या माल क्या कहलाता। नेक्स्ट है हरास। हरास क्या है भाई, इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें कैसे कैसे होगा, माल जब भी उधार बेचते हैं तो क्या बनता है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, विजय सर आ गए आपके पास पढ़ाने आप लोग का सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट आपका अपना लेखा शास्त्र। और आज हम लोग जो है अपने वन शॉट सीरीज के अंदर एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है लेखांकन समीकरण। और इस चैप्टर में हम लोग जो है, वैसे तो क्लास 11th वाले अब तो आप लोग सोच रहे हो कि सर अब ये सब चैप्टर पढ़ने का क्या फायदा, ये सब तो हमारे हाफ ईयरली में भी आ चुके हैं और सब लोगों के लगभग हाफ ईयरली कंप्लीट भी हो चुके होंगे या कुछ बच्चों के आने वाले होंगे। देखो, आप इसलिए इस चीज को पढ़ते रहो, आप इसलिए इस चीज को समझते रहो ताकि एक थोड़ा रिवीजन होता रहे। क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं पढ़ते तो जाते हैं लेकिन पीछे का भूलते जाते हैं, और जब पीछे का भूलते जाते हैं तो जब वो क्लास 12th में आते हैं और वहां पर जब कोई रेफरेंस देता है, कोई बताता है कि देखो क्लास 11th में ऐसे था, क्लास 11th में ऐसे था, तो बच्चों को पता नहीं रहता। और हम लोग जब पढ़ाते हैं क्लास 12th में तो पूछते हैं कि बताओ क्लास 11th में पढ़ा था, तो बहुत से बच्चे बोलते हैं सर क्लास 11th तो ऐसे ही पास हो गए, पता ही नहीं था कि क्लास 11th में क्या था। तो इसी वजह से आप सभी बच्चों को क्लास 11th की भी सारी की सारी बातें यहाँ पे पढ़ना है, समझना है, एक तरह से आपका जो है पूरा प्रॉपर वे में इसको तैयार कर लेना है। और लगातार अब वन शॉट आते जाएगा, लगातार वन शॉट आते जाएगा। अभी ये देख लो, फिर इसके बाद के चैप्टर्स हर हफ्ते आपको जो है वन शॉट मिलती जाएगी। और मिलते 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 आप लोगों के एग्जाम फाइनल खत्म होने से पहले तक आप अपने क्लास 11 की सारे के सारे टॉपिक्स, सारे के सारे चीजों को आप जो है पूरा प्रॉपरली कंप्लीट कर लोगे, एकदम खत्म कर लोगे। और अपनी क्लास 11 की पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी हाफ ईयरली एग्जाम से, सॉरी फाइनल एग्जाम से पहले तक सारे के सारे कोर्सेज कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं और हमारा जो है इस वन शॉट में क्या होने वाला है, तो देखो आज की इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं, सबसे पहली बात आज की इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं लेखांकन समीकरण का अर्थ। ठीक है, लेखांकन समीकरण यानी हम लोग का चैप्टर है, तो सबसे पहले जानेंगे एक्चुअल में ये होता क्या है। ठीक, उसके बाद स्वामी की समता, स्वामी की समता जिसको हम लोग कहते हैं पूंजी, स्वामी की समता जिसको हम लोग कहते हैं पूंजी, यानी स्वामी जो पैसा लगाता है, ठीक है, वही स्वामी की समता है यानी पूंजी है। तो उस पूंजी में किन किन मदों से वृद्धि होती है और उस पूंजी में किन किन मदों से कमी होती है, ये बात हम लोग जानेंगे। फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे कि लेखांकन समीकरण के आधार पर चिट्ठा तैयार कैसे होता है, यानी हम लोग बैलेंस शीट भी देखेंगे, उसका फॉर्मेट भी देखेंगे और कैसे बैलेंस शीट बनेगा ये भी हम लोग जो है इस क्लास में सीखेंगे। और न्यूमेरिकल से सारी चीजों को सीखना है। ठीक है, फॉर्मेट तो मिलेगा, न्यूमेरिकल से भी सीखना है। और उसके बाद हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है प्रैक्टिकल है, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी देखने हैं, न्यूमेरिकल्स भी लगाने हैं। तो हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी सारे के सारे इस वन शॉट में लगाएंगे। A to Z सारी चीजें आपको जो है मिलने वाला। ठीक है, चलो चैप्टर का नाम है, आप लोग समझ लिया कि चैप्टर का नाम है लेखांकन समीकरण। इसी को इंग्लिश में कहते हैं क्या, इसी को इंग्लिश में कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा चैप्टर का नाम है और हम लोग जो है इस चैप्टर को बढ़िया तरीके से समझेंगे, कैसे इसमें न्यूमेरिकल्स लगते हैं, कैसे कैसे क्या होते हैं। ये समझ लो पूरा का पूरा कॉमर्स का, पूरा का पूरा अकाउंटेंसी का बेस है, सबसे नींव है यही। इसको समझ लिए तो आपको जो है धीरे धीरे करके अकाउंटेंसी समझने में मजा आने लगेगा, पढ़ने में एकदम अच्छा लगने लगेगा और धीरे धीरे ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट अकाउंटेंसी आपका फेवरेट हो जाएगा, है ना बात, पक्का फेवरेट हो जाएगा। तो चलो ये चीज हम लोग देखेंगे। लेकिन एक बार बच्चे बार बार पूछते रहते, लगातार पूछते रहते क्या, कि सर आप जो पढ़ा रहे हो उसके हम नोट्स कहां से पाएंगे। नोट्स तो चाहिए ना, जो हम लोग यहाँ पे लेक्चर दे रहे हैं उसके नोट्स तो चाहिए ना। जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, अगर इसी वीडियो को आपको दोबारा देखना, बार बार देखना और आपको ऐड नहीं चाहिए, ऐड से डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो वो कैसे होगा, तो इसके बारे में भी आप जानकारी ले लो। आप जाओगे सीधे सीधे क्या, PW के वेबसाइट पे pw.live पर, या फिर आप PW के ऐप को डाउनलोड करके वहां पे लॉगिन कर लोगे और उसके बाद अपनी जब आईडी बना लोगे, लॉगिन कर लोगे, तो आपको क्या करना है, आपको सर्च में जाना है और सर्च में लिखना है क्या, सर्च में लिखना है आपको पेस स्टेट बोर्ड। ध्यान रखना क्या लिखना है, पेस स्टेट बोर्ड 2026, ये आपको सर्च बार में लिख देना है। जैसे ही सर्च करोगे आपको ये बैच यहां पर दिख जाएगा, दिख रहा है, ये बैच यहां पर दिख जाएगा। ये बैच है हिंदी मीडियम वालों के लिए, हिंदी में प्योर। ठीक है, उसका बैच है, नोट्स वगैरह सब हिंदी में मिलेगा। नाम क्या है बैच का, पेस स्टेट बोर्ड क्लास 11th कॉमर्स 2026, ये इसका नाम है। ठीक है, जैसे ही आपको ये मिलेगा आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें देखो ये बैच कैसा है, ये बैच फ्री है। जैसे बैच का नाम सुनते हो तो बच्चे डरने लगते कि इसका पैसा लगेगा ना, ये पूरी तरह से फ्री है। और इस बैच में क्या करोगे, एक्सप्लोर पे टिक लगा के, एक्सप्लोर पे क्लिक करते हुए आप जो है आगे चले जाओ बैच के अंदर।
जैसे ही बैच के अंदर जाओगे तो आपको इस प्रकार से बैच की सारी चीजें दिखने लगेगी। यहां पे एनरोल करके ऑप्शन लिखा रहेगा ब्लू में, अगर आप जुड़े नहीं हो। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो आप ग्रे कलर का हो जाएगा और लिख देगा एनरोल्ड, यानी आप इस बैच को परचेस कर लिए, इस बैच में आप चले गए। परचेस करने का मतलब यहाँ पे फ्री में आपको ये बैच मिल गया, ठीक है। परचेस करने का मतलब यहाँ पे पैसा नहीं लगा, फ्री में आपको ये बैच मिल गया, आप इस बैच के स्टूडेंट बन गए, ठीक है। अब क्या होगा, इस बैच के सारे कंटेंट आप जो है देख सकते हो बिना किसी भी कोई भी शुल्क के, बिना किसी भी कोई भी चार्ज के। जैसे ही आप बैच के अंदर जाओगे तो बैच की सारी डिटेल्स मिल जाएंगे कि बैच क्या है, कैसा है, वैलिडिटी क्या है, ये सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। कौन कौन के सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, जैसे देखो अकाउंटेंसी है, व्यवसाय अध्ययन है, अर्थशास्त्र है, गणित है, मैथ्स है, हिंदी इंग्लिश है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और ये बैच ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में चलेगा, मतलब अगर आप डाउनलोड कर लोगे वीडियो तो ऑफलाइन भी देख पाओगे, मतलब नेट ना होने के बावजूद भी, और ऐसे तो ये वीडियो आपको वहां पे रहेगा, आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, ठीक है। ठीक, अब करना क्या है, अब ये डिस्क्रिप्शन में आपको बैच का डिटेल मिल गया, फिर यहां पर है ऑल क्लासेस लिखा है, यहां पर क्या लिखा है, ऑल क्लासेस, ठीक है। जैसे ही आप ऑल क्लासेस पे टिक लगाओगे आपको जो है क्लास के सारे सब्जेक्ट शो करने लगेंगे। यहां पर क्लास के सारे सब्जेक्ट शो करने लगेंगे, आप किस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हो। पहला तो नोटिस है, इस नोटिस पे क्लिक करोगे, बीच बीच में नोटिसेस आती रहती हैं, इसमें आपको वो मिल जाएगा, प्लस कुछ डेमो वीडियोस वगैरह रहते हैं, ऐप से रिलेटेड कुछ बातें रहता है जो अक्सर बच्चे जिसमें फंस जाते हैं, तो वो चीजें आपको नोटिस में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हो। और फिर जिस सब्जेक्ट को पढ़ना आप उस सब्जेक्ट को क्लिक कर सकते हो। जैसे इस बैच के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी पे क्लिक करोगे, अकाउंटेंसी के सारे कंटेंट खुलेंगे। मैथ्स पे टिक करोगे, मैथ्स के कंटेंट खुलेंगे। इसी तरह इकोनॉमिक्स है, इसी तरह इंग्लिश है, इसी तरह हिंदी है, इसी तरह बिजनेस स्टडीज है। जिस पे टिक करोगे उसके सारे कंटेंट आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। मान लो किसी भी एक सब्जेक्ट को आपने टिक कर लिया, ठीक है। जैसे मान लो आपने अकाउंटेंसी को टिक लगा दिया, जैसे ही अकाउंटेंसी को क्लिक किया आपको यहां पर अकाउंटेंसी के यहां पर चैप्टर्स मिल जाएंगे और यहां पे स्टडी मटेरियल्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, चैप्टर्स मिल जाएगा और स्टडी मटेरियल्स, दो चीजें मिल जाएगा। जैसे ही आप चैप्टर्स पे क्लिक करोगे तो आपको यहां पे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, जितने चैप्टर्स कंप्लीट वो चैप्टर्स आपको इस तरह से दिखने लगेंगे, है ना बात, वो चैप्टर्स दिखने लगेंगे। जिस चैप्टर को पढ़ना है उस चैप्टर पे क्लिक करोगे, चैप्टर के अंदर चले जाओगे, और जैसे ही चैप्टर के अंदर चले जाओगे तो वहां पे उस चैप्टर की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, सारी वीडियोस लेक्चर वाइज, ठीक है। तो जैसे ही आप चले जाओगे तो यहां पर आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, सारी की सारी वीडियोस। उसके जस्ट बगल में आपको नोट्स मिलेगा, नोट्स का ऑप्शन, ठीक है। जैसे ही आपको नोट्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको नोट्स वहां पे दिख जाएंगे, और यही जो नोट्स हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं ये नोट्स भी आपको वहीं पे मिलेगा, ठीक है। आप जाकर के नोट्स देख लोगे। फिर इसके बाद अगर डीपीपीज है, डीपीपीज मिल जाएगा, डीपीपी पीडीएफ और डीपीपी वीडियोस, ये सब भी अगर इस बैच में दिए जाएंगे तो वो भी आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। डीपीपीज का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस पेपर, ये, ठीक है। तो मेनली इस बैच में आपको लेक्चर्स और नोट्स मिलते रहेंगे। अगर बाकी भी कुछ चीजें अपलोड होगा तो आप इन सब सेक्शन को भी एक बार क्लिक करके चेक करते रहना, कुछ और भी अपलोड हो रहा है क्या, है ना बात, ये बात हो गया। तो इस तरह से आप ये पूरे के पूरे बैच को जो है एक्सेस कर पाओगे। बात डन है, समझ में आया। इस तरह से आप जो है पूरे के पूरे बैच को एक्सेस कर पाओगे। जैसे हमने बोला ना, चैप्टर में चले गए, उसके बाद जो है आपने जो है नोट्स देख लिया, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाना है, ठीक। जैसे देखो नोट्स में आप चले गए तो यहाँ पर देखो आपको जो है ये एक वीडियो है और इसका नोट्स है, ये आपको यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है, ऐसे करके दिखना लगेगा। तो आप जाओगे इस तरह से चलाओगे, आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएगा। और जैसे ही आप नोट्स को चाहो तो डाउनलोड करना, तो आप नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हो। यहीं पे आपको डाउनलोड का बटन मिलेगा, यहां पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके नोट्स डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे नोट्स और यहाँ पे वीडियोस, किसको डाउनलोड करना है। जैसे आपने नोट्स को डाउनलोड किया तो यहाँ पर आपके नोट्स डाउनलोड हो गए, यहाँ पे वीडियो डाउनलोड करना है तो यहाँ पे वीडियो आप डाउनलोड कर लोगे। हमने बोला ना वीडियोस को भी आप चाहो तो क्या कर सकते हो, आप ऑफलाइन भी देख सकते हो। हालांकि नोट्स का है, ये नोट्स लिखा है, ये नोट्स डाउनलोड के लिए लिखा है, ठीक है। ये क्लास नोट्स है, इसको डाउनलोड का ऑप्शन दिया है, आप इसको डाउनलोड कर लोगे और आप इसको आराम से देख सकते हो। वीडियोस में भी डाउनलोड का बटन मिलता है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसे ऑफलाइन भी आप देख सकते हो। ये सारी की सारी चीजें हो गया। तो इस प्रकार से आप जो है इस बैच को पूरा चलाना, अच्छे तरीके से बैच में जाना और सारा एक एक बटन को आप क्लिक करके, एक एक ऑप्शन को क्लिक करके चेक करते रहना। चेक करके आपको सारी चीजें चला लेना, क्योंकि कहीं भी कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है, ठीक है। देख देख के आराम से चलाना, अच्छे से एक्सप्लोर करना, सब आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा हम लोगों के 2 बैचेस और चल रहे हैं और बड़ी ही सस्ते चल रहे हैं, बहुत ही सस्ते 2 बैचेस और चल रहे हैं। जैसे क्या, अगर आप लोगों को प्रॉपर वे में पूरा का पूरा कंटेंट A to Z चीजें पढ़ना है तो हम लोग का एक नया बैच लॉन्च हुआ है जिसका नाम है उदय 2.0 स्टेट बोर्ड, ठीक है। क्या नाम है, उदय 2.0 स्टेट बोर्ड, ठीक है। क्लास 11 का कॉमर्स 2026, जिसका पहले नाम आरंभ हुआ करता था इसलिए आरंभ भी ब्रैकेट में रहता है। तो ये एक बैच है, आप इस बैच को ले लो। ये बैच लाइव चलता है, उस वीडियो को रिकॉर्डेड भी होता है, लाइव एंड रिकॉर्डेड आपको मिल जाना है।
ठीक है, क्लास टेस्ट और प्रैक्टिस नोट्स वगैरह, इसमें डीपीपीस वगैरह सब मिलेगा, टेस्ट वगैरह सब होता है, ठीक है, टेस्ट वेस्ट भी हो जाएगा, और यहाँ पर डाउट सपोर्ट सिस्टम भी होगा, आप क्लास में लाइव डाउट भी पूछ सकते हो, और अगर ऑफलाइन आप देख रहे हो, मतलब लाइव खत्म हो गया, रिकॉर्डेड देख रहे हो, तो उस समय भी आप जो है डाउट पूछ सकते हो, तो डाउट सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे है। और उसके बाद वीकली टेस्ट भी है और खजाना भी है। खजाना मतलब इस बैच को लोगे तो आपको पिछले साल के बैच का भी एक्सेस मिल जाएगा, खजाना में आपको ये भी मिल जाएगा, ठीक है। ये बैच आपको कितने का मिलने वाला है? ये बैच मात्र आपको 1999 का मिलने वाला है। ये बैच की प्राइस है, आप इसको भी जा करके देख सकते हो। और इससे भी अच्छा एक और बैच है, बहुत ही सस्ता, कितने का? मात्र 500 रुपए, बोल लो 499 रुपए, 500 रुपए में, ठीक है, इतना सस्ता। इसमें क्या होने वाला है? इसमें इस बैच का नाम है उदय क्लास 11 का कॉमर्स स्टेट बोर्ड बूस्टर बैच, ठीक है, ये बूस्टर बैच है। इस बैच में आपको क्या मिलने वाला है? इस बैच में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, बस लाइव नहीं मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस होगा, बाकी सारा चीज क्लास नोट्स, डीपीपी एंड सपोर्ट सिस्टम, प्रैक्टिस टेस्ट, सब चीज होना है। इस बैच की सारी चीजें होने वाली है, बस क्या होने वाला है, यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, ना कि लाइव, बस यही अंतर है। और ये बैच आपको कितने में मिला? मात्र 499 रुपए में। तो ये बैच भी लेकर के बच्चा अपना क्लास 11 की पूरी तैयारी कर सकता है। तो ये दो बैचेस है, आप इन दोनों को भी देख सकते हो जिनको पेड बैचेस लेना है, ठीक है। बाकी फ्री बैच तो आपको हमने बता ही दिया। अब चलो हम लोग अपने क्लास के कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग का चैप्टर क्या है? हम लोग का चैप्टर का नाम है लेखांकन समीकरण। तो चलो लेखांकन समीकरण समझते हैं कि होता क्या है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, लेखांकन समीकरण ये होता क्या है? जिसको हम लोग कहते हैं क्या? जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आपने जब अवधारणाएं पढ़ा था तो उसमें एक अवधारणा था इसके लिए भी, लेखांकन समीकरण को लेकर के भी एक अवधारणा था, ठीक है। क्या होता है भाई? होता यह है कि हमारा पूरा का पूरा एक द्विपक्ष अवधारणा से हम स्टार्ट करते हैं। आपने द्विपक्ष अवधारणा पढ़ा था। आप जानते हो कि विश्व में कहीं भी कोई भी लेन देन हो, वो लेन देन हमेशा दो पक्षों पर प्रभाव डालता है। एक पक्ष होता है डेबिट और दूसरा पक्ष होता है क्रेडिट, ठीक है। विश्व में कहीं भी लेन देन हो, कुछ भी लेन देन हो, हमेशा दो पक्षों पर प्रभाव डालेगा, एक पक्ष डेबिट, दूसरा पक्ष क्रेडिट। यानी हर सौदे से डेबिट और क्रेडिट क्या होंगे? वो बराबर आएंगे। हर सौदे से डेबिट और क्रेडिट बराबर आएंगे। तो अगर हम लोग डेबिट की बात करें तो डेबिट में क्या होता है? डेबिट में होता है हमारा संपत्तियां, ठीक है। जब भी हम लोग कोई भी सौदा करेंगे तो वो डेबिट में संपत्तियां, इसका मतलब होता है। और क्रेडिट जो होता है, क्रेडिट का मतलब होता है दायित्व। क्रेडिट का मतलब होता है दायित्व। और जब दायित्वों को हम लोग बांटते हैं, ठीक है, ये हमेशा एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज होता है, ठीक है, ये हमेशा ऐसे होता है। लेकिन इस बात को समझना कि जब हम दायित्वों को बांटते हैं तो हमारे दायित्व दो तरीके के हो जाते हैं। जब हम लोग दायित्वों को बांटते हैं तो हमारे दायित्व दो तरह के हो जाते हैं। कौन कौन सा? एक होता है इंटरनल लायबिलिटी, ठीक है, इंटरनल लायबिलिटी, और दूसरा हमारा होता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज, यानी आंतरिक दायित्व और बाह्य दायित्व। आंतरिक दायित्व और बाह्य दायित्व, ये हमारे दायित्व के प्रकार हो गए, ठीक है। दायित्व हमारे दो तरीके के हो जाते हैं, एक होता है आंतरिक दायित्व, एक होता है बाह्य दायित्व। जो आंतरिक दायित्व होते हैं इसी को हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग पूंजी कहते हैं, पूंजी, ठीक है। और जो बाह्य दायित्व है इसी को एक्चुअल में दायित्व कहा जाता है। जब भी दायित्व बोला जाता है ना तो समझ लेना दायित्व का मतलब बाह्य दायित्व की ही बात करता है, ठीक है, बाह्य दायित्व या दायित्व। तो इस हिसाब से हमारा जो लेखांकन समीकरण जो बनता है वो क्या बनता है? वो बनता है संपत्तियां बराबर, ठीक है, संपत्तियां बराबर दायित्व प्लस पूंजी, दायित्व प्लस पूंजी। कौन सा दायित्व? जब यहां पे हमने केवल दायित्व लिया तो हमने कौन से दायित्व की बात किया? ये दायित्व हमारा क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटी या आउटसाइड लायबिलिटी, बाह्य दायित्व है। और ये पूंजी क्या है? ये पूंजी हमारा इंटरनल लायबिलिटी है, ठीक है। तो हमारा मेन अकाउंटिंग इक्वेशन यही बन जाता है। इसी को हम लोग लेखांकन समीकरण कहते हैं। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, थ्योरेटिकल वे में कैसे लिखना है, यहां बताया गया। क्या बोला है? लेखांकन के द्विपक्षीय सिद्धांत, द्विपक्षीय सिद्धांत यानी डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, वही दोहरा लेखा प्रणाली भी बोल सकते हैं या फिर हम लोग द्विपक्ष अवधारणा भी बोल सकते हैं। उसके अनुसार ही द्विपक्ष सिद्धांत की गणितीय अभिव्यक्ति, यानी गणितीय रूप में उसे एक्सप्रेस करना है। अभिव्यक्ति मतलब उसे बताना, एक्सप्रेस करना। तो गणितीय अभिव्यक्ति लेखांकन समीकरण जो है जैसे मतलब क्या है? मतलब यह है कि द्विपक्षीय सिद्धांत के अनुसार व्यापार की कुल संपत्तियां हमेशा इसके कुल दायित्वों के बराबर होती है, हमेशा इसके कुल दायित्वों के बराबर होती है। कुल संपत्तियां कुल दायित्वों के बराबर होती है, कुल संपत्तियां कुल दायित्वों के बराबर होती है, यही कहता है द्विपक्षीय सिद्धांत। और इसी से बनता है हमारा लेखांकन समीकरण। लेकिन इस लाइन को लिखोगे तो पूरा के पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसके साथ आगे आपको लिखना पड़ेगा और तथा करके, तथा दायित्वों को यदि वर्गीकृत किया जाए, यदि वर्गीकृत किया जाए, ठीक है,
किया जाता है तो वह दो भागों में विभक्त होती है, दो भागों में विभक्त होती है, ठीक है, होती है। आप समझे? कौन कौन सा? पहला पूंजी, ब्रैकेट में लिखोगे आंतरिक दायित्व, दूसरा, ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? दूसरा लिखोगे दायित्व, ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? दायित्व, जिसको क्या लिखोगे? जिसको लिखोगे बाह्य दायित्व, बाह्य दायित्व, ठीक, ये लिख दोगे, ठीक है। फिर लिखोगे इस प्रकार लेखांकन समीकरण, इस प्रकार लेखांकन समीकरण का अर्थ, देखो जो बातें हमने समझाया वही बात हम लिखवा रहे हैं। इस प्रकार लेखांकन समीकरण का अर्थ, और यहीं से हम जो है मेन लेखांकन समीकरण का अर्थ लिख रहे हैं। ऊपर जो बातें वो भी है, लेकिन यहां से मेन अर्थ है। इस प्रकार लेखांकन समीकरण का अर्थ द्विपक्षीय सिद्धांत के अनुसार उस गणितीय समीकरण से है, ठीक है, उस गणितीय समीकरण से है, समीकरण से है जहां कुल संपत्तियां, ठीक है, जहां कुल संपत्तियां दायित्वों और पूंजी के योग के बराबर होती है, दायित्वों और पूंजी के योग के बराबर होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका अर्थ, योग के बराबर होती हैं। अब ये हुआ लेखांकन समीकरण का अर्थ। सूत्र की बात किया जाए तो देखो सूत्र कितने बन जाएंगे। देखो मेन सूत्र तो हमने आपको बता दिया। मेन सूत्र हमारा क्या है इसका, लेखांकन समीकरण का? एसेट्स, ठीक है, एसेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्या? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये इसका मेन सूत्र है। किसका? लेखांकन समीकरण का मेन सूत्र है यही। लेकिन इसी सूत्र को बदला जा सकता है। जैसे क्या? अब इसी में अगर हम पूछे कैपिटल बराबर, तो इसी को हम लोग बोलेंगे कैपिटल बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल बराबर हो जाएगा एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ये कैपिटल बराबर हो जाएगा कि नहीं? और अगर हम बोले कि लायबिलिटी बराबर क्या हो जाएगा, तो इसी सूत्र को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि लायबिलिटी बराबर, तो लायबिलिटी बराबर हो जाएगा एसेट्स माइनस कैपिटल। यानी ये 3 सूत्र हो गया। और एक बात अपने दिमाग में आपको पक्का बना के रखना है, क्या? कि हमारा यहां पर जो हम लायबिलिटी वर्ड यूज कर रहे हैं ना, वो लायबिलिटी किसके लिए यूज हो रहा है? बाह्य दायित्व के लिए हो रहा है। तो आउटसाइड लायबिलिटी होगा तब भी वही मतलब होगा। डन है? बात क्लियर है? तो ये हो गया लेखांकन समीकरण का अर्थ। अब बात करते हैं हम लोग लेखांकन समीकरण का। देखो यहां पे उस चीज का देखो अर्थ दोबारा से बताया भी है, जो हमने एक्स्ट्रा अर्थ दिया है। तो आप चाहो तो वो चीज लिखो, चाहे ना लिखो, यहां से उसके अर्थ और भी दिए हैं कि लेखांकन समीकरण से आशय संपत्तियों की दायित्व एवं पूंजी की समानता से, है ना बात? आया ये बात? ठीक है। दूसरे शब्दों में लेखांकन समीकरण एक गणितीय समीकरण है जो यह प्रदर्शित करता है कि व्यवसाय की कुल परिसंपत्तियों का योग उसकी देता एवं स्वामी के पूंजी के योग के बराबर होगा। देताएं का मतलब क्या होता है? देताएं का मतलब होता है दायित्व, ठीक है, उसके दायित्व और पूंजी के योग के बराबर होता है। यही बात हमने अलग से लिखवाया ना। तो या तो वो वाला मेरा लाइन याद कर लो अगर मेरे शब्द अच्छे लग रहे हैं, या तो ये किताबी थोड़ी से शब्द है इसको याद कर लो, दोनों सही है। ठीक है, तो ये हो गया लेखांकन समीकरण। बात डन है? ये हो गया हमारा लेखांकन समीकरण। अब बात करते हैं हम लोग क्या? अब बात करते हैं हम लोग कुछ और। जब हम लोग लेखांकन समीकरण समझ जाते हैं तो हमारा एक पॉइंट और जानना रहता है। एक पॉइंट और जानना रहता है, क्या? आखिर में हमारा जो लेखांकन समीकरण है वो एक तरह से आर्थिक चिट्ठा का समीकरण है। इस बात को समझो। हमारा ये जो लेखांकन समीकरण हम लोग कब से पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं कि हमारी जो संपत्तियां हैं, ठीक है, हम लोग ये ना पढ़ रहे हैं, हमारी जो संपत्तियां हैं ये दायित्वों और पूंजी के योग के बराबर होती है। दायित्व और पूंजी के योग के बराबर होती है। तो हमें ये पहचानना जरूरी है कि हमारे कौन कौन से दायित्व और कौन कौन सी पूंजी है, कौन कौन सी संपत्तियां हैं। तो हमें संपत्तियों के बारे में जानना जरूरी है, हमें दायित्वों के बारे में जानना जरूरी है, और हमें पूंजी के बारे में जानना जरूरी है।
और ये एक्चुअल में ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको कहां मिलते हैं? ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको मिलते हैं आर्थिक चिट्ठा में। अभी हम आर्थिक चिट्ठा का फॉर्मेट भी इसी क्लास में बताएंगे, ठीक है, इसी लेक्चर में। ये सारे की सारी चीजें हमें आर्थिक चिट्ठा में मिलती हैं। इसी वजह से लेखांकन समीकरण को आर्थिक चिट्ठा का समीकरण भी कहते हैं, ठीक है। इसी वजह से लेखांकन समीकरण को आर्थिक चिट्ठा का समीकरण भी कहते हैं। तो अब चलो हम लोग ये जान जाते हैं कि क्या क्या होती है पूंजी, क्या है हमारा दायित्व और क्या है हमारा संपत्ति, ठीक है। तो चलो इस चीज को समझो। तो देखो यहां पर, ठीक है, ये बात समझो। हम लोग देख रहे हैं आर्थिक चिट्ठा समीकरण, आर्थिक चिट्ठा समीकरण यानी वही लेखांकन समीकरण। अब इसमें हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या हमारी संपत्ति है, क्या क्या हमारी दायित्व है, ठीक है। जैसे देखो, सबसे पहले हम लोग संपत्तियों के बारे में बात करते हैं। तो इतनी चीजें संपत्तियां याद रखना, इनमें से कोई भी चीज मिलेगा तो वो संपत्ति कहलाएगा। क्या? इसके अलावा भी संपत्तियां हो सकती हैं, बस इतना जानना, संपत्तियां मतलब ऐसा कोई भी चीज जो आपके व्यापार में लाभ कमाने में मदद करती हैं, जिस चीज के ऊपर आपका ओनरशिप होता है यानी स्वामित्व होता है, आप उसके मालिक हो, और जिस चीज को जो है हम बाद में कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं, ठीक है, या फिर वो खुद ही अपने आप में कैश हो, वो सब कुछ क्या है? वो सब कुछ हमारा संपत्तियां हैं, ठीक है। जैसे क्या? जैसे कैश इन हैंड यानी हाथ में रोकड़, हाथ में पैसा है, वो संपत्ति है ना। कैश एट बैंक यानी बैंक में रोकड़, बैंक खाते में आपका पैसा, वो आपकी संपत्ति है ना। फिर इसके बाद सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स वो हैं जिनसे हमें पैसा लेना है, यानी हमारे देनदार, देनदार जो हमें पैसा देंगे, भविष्य में कैश मिलेगा ना, वो हमारी संपत्ति है। बिल्स रिसीवेबल, ऐसा कागज का टुकड़ा, बिल्स जिसपे हमें पैसा प्राप्त होना है, जहां पैसा प्राप्त होना है वहां संपत्ति होगा ना, तो ये हो गया। फिर इसके बाद स्टॉक इन ट्रेड यानी हमारा माल, बचा हुआ माल, एक तरह से कह लो व्यापार में हमने जो माल लगाया है, जिस माल में हम लोग लेन देन कर रहे हैं, अगर वो बचा है माल, वो हमारा स्टॉक हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो माल है जिसमें हम व्यापार करें वो स्टॉक हो गया। फिर इसके बाद हमारा एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम का मतलब क्या है? ऐसा कमाया गया पैसा जो अभी मिलना बाकी है, हम कहीं पे काम कुछ करके आए हैं, वो हमें पैसा भविष्य में देगा, तो पैसा हमारा मिलना बाकी है, उसके पास हमारा पैसा जमा है ना, वो संपत्ति है। फिर इसके बाद हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब हमने एडवांस में किसी को पैसा दे दिया, हमने किसी को एडवांस में पैसा दे दिया, खर्चा का कोई पैसा एडवांस में जमा कर दिया, मतलब किराया देना था 4 महीने का, हम पहले ही एडवांस में दे दिया, हम एडवांस में दिया, अभी हम किराया का यूज नहीं किए लेकिन हमने पैसा उसके पास जमा कर दिया, तो वो भी हमारा संपत्ति हो जाता है, ठीक है। फिर इसका लैंड एंड बिल्डिंग समझ में आ ही रहा होगा। प्लांट, प्लांट जब बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जो ऑटोमेटिक होती हैं, जिसमें बहुत ढेर सारा काम एक साथ होता है, उसको प्लांट कहते हैं, ठीक है। तो वो प्लांट हो गया, ये मशीन का ही एक पार्ट है, मतलब मशीन ही इसको कह सकते हो। और मशीनरी, छोटी छोटी मशीन को मशीन कहते हैं, और एक साथ ढेर सारे मशीन होंगे उसको प्लांट कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसका फर्नीचर हो गया, जानते ही हो। इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कहीं पे पैसा लगाया जहां से हमें एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, यानी एक तरह से हम कहीं पे पैसा अपना लगा करके रखें, एक तरह से जमा करके रखें, वहां से हमें रिटर्न में पैसा ज्यादा मिलेगा, तो वही हमारी संपत्ति है। तो ये सारी की सारी हमारी संपत्तियां होगी। अब इधर देखो, पूंजी और दायित्व की बात करते हैं, पूंजी और दायित्व की बात करते हैं। सबसे पहली पूंजी, तो याद रखना पूंजी अपने आप में एक अलग ही चीज है, ठीक है, ये एक एकदम अलग ही चीज है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पेज में अभी समझेंगे कि पूंजी क्या है, कैसा है, ठीक है। इसके बाद दायित्व की बात करें, तो दायित्व की जब बात करते हैं तो दायित्व में ये सारे के सारे आइटम्स हैं, ये सारे के सारे आइटम्स दायित्व के हैं। जैसे क्या? जैसे पहला है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है कि हमने जो बैंक में पैसा जमा किया था, हम उससे ज्यादा निकाल लिए, यानी बैंक से एक तरह से कर्ज ले लिए, तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? बैंक से लिया गया एक तरह से कर्ज है, ठीक है, तो हमारा दायित्व है। और दायित्व होता है क्या? दायित्व का मतलब वो सारे के सारे रकम जिसको हमें भविष्य में देना बाकी हो, जिस चीज को हमें भविष्य में चुकाना है, वो हमारे लिए दायित्व है, ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा दायित्व है। बिल्स पेबल यानी ऐसा बिल जिसका हमें पैसा पेमेंट करना है, वो हमारा दायित्व है। क्रेडिटर्स यानी लेनदार जो हमसे पैसा लेंगे, यानी जिनको हमें पैसा देना है भविष्य में, वो हमारे क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी बकाया खर्चा, जिस खर्च का भी भुगतान करना बाकी है, वो हमारा दायित्व है। फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, हमने कुछ पैसा एडवांस में लेकर के रख लिया, वो मेरा नहीं है, हमने अपने पास एडवांस में लेकर के रख लिया, तो हमारे लिए वो भी क्या है? दायित्व है, क्योंकि उसका भी हमें क्या करना है? सेवा देना बाकी है, तो जब भी देना बाकी रहेगा दायित्व होगा, ठीक है। और फिर बैंक लोन यानी कोई भी लोन आपने लिया है, ठीक है, वो भी आपका दायित्व है। तो ये सारे के सारी चीजें दायित्व हो गए। अब बात करते हैं पूंजी का, जिसको हमने बोला कि ये एक अलग आइटम है। तो देखो, जब पूंजी की बात करेंगे, ठीक है, जब हम लोग पूंजी की बात करेंगे तो यहां पे आपको समझना पड़ेगा पूंजी। तो हमारी जो पूंजी है वो एक तरह से ये कह लो कि व्यापार के प्रारंभ में, व्यापार को प्रारंभ करते समय एक व्यापारी द्वारा जितना भी चीज व्यापार में लगाया जाता है, वो सारा का सारा चीज पूंजी होता है। जैसे उसने नगद रूप से पैसा लगाया, उसने जो है संपत्तियां लगाए, उसने माल लगाए, ये सब क्या है? ये सब पूंजी है।
व्यापार के स्वामी के द्वारा व्यापार में लगाई गई सारी की सारी चीजें क्या है, पूंजी कहलाती हैं। ठीक, धन्यवाद। अब ये जो पूंजी है ना, इस चैप्टर में पूंजी में हम लोग को पता करना रहता है पूंजी में क्या क्या चीजें बढ़ेगा और पूंजी से क्या क्या चीजें घटेगा। इस पॉइंट को आपको याद करना होगा। ठीक है, क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट है पूंजी में वृद्धि करने वाली चीजें, दूसरा पॉइंट है पूंजी में कमी करने वाली चीजें। ठीक है, तो क्या कहते हैं हम? वृद्धि। कौन कौन सी चीजों से पूंजी में वृद्धि होगा, यानी किस किस चीज से पूंजी बढ़ेगा। ठीक है, कौन कौन सी चीजों से पूंजी में कमी होगा, यानी किस किस चीजों से पूंजी घटेगा। चलो देख लो, है ना बात। देखो, अगर सबसे पहली बात करें वृद्धि में, तो पूंजी किस किस चीज से बढ़ता है? तो पहला बात, पूंजी क्या होगा? आय से बढ़ेगा। आय, आय यानी इनकम। जब भी हम लोग इनकम कमाते हैं तो हमारी पूंजी बढ़ेगी व्यापार में। अगर व्यापार में कोई आय होगा तो पूंजी बढ़ेगी। ठीक है, दूसरा बात, लाभ। जब भी व्यापार में लाभ होगा तो क्या होगा? पूंजी उससे बढ़ेगा। ठीक है, तीसरा बात होगा पूंजी पर ब्याज। जब भी पूंजी पर ब्याज लगेगा तो उससे भी पूंजी बढ़ेगा। ठीक है, पूंजी पर ब्याज, उससे भी क्या होगा? पूंजी बढ़ेगा। डन बात। तो इन तीनों चीजों से हमारा पूंजी क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, इन तीनों चीजों से क्या होता है? पूंजी बढ़ती है। डन। आय से बढ़ेगा, लाभ से बढ़ेगा, पूंजी पर ब्याज से बढ़ेगा। ठीक, कमी किससे किसे होगा? सबसे पहली बात करें, व्यय, आय का उल्टा व्यय। व्यय से पूंजी क्या होगा? कम होगा। जब भी कोई खर्चा होगा, व्यय होगा, उससे पूंजी कम होगा। ठीक, दूसरी बात किया जाए, हानि। लाभ का उल्टा हानि। इससे भी पूंजी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, इससे भी पूंजी कम होगा। अगली बात करें, आहरण। आहरण से भी पूंजी कम होता है। व्यापार का मालिक जब अपने निजी प्रयोग के लिए व्यापार में से कुछ भी निकालता है तो उसे आहरण कहते हैं। अपने व्यापार में से निजी प्रयोग के लिए निकाला गया धन या माल क्या कहलाता है? आहरण कहलाता है। ठीक है, तो ये रिवर्स होता है, ये भी हमारा क्या होता है? पूंजी में कमी करता है। ठीक है, और इसके साथ साथ इसी आहरण पे यदि ब्याज लगता है उससे भी पूंजी में कमी होती है। ठीक है, तो इन चारों चीजों से क्या होता है? पूंजी में कमी। ठीक है, इन सब से क्या होता है? पूंजी में कमी होती है। डन बात। तो आपको बस इतना ही नियम याद रखना है। क्या नियम याद रखना है? सारे का सारा क्वेश्चन बस इतने ही कॉन्सेप्ट पे है। बड़ा चैप्टर ही नहीं है, बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा सा चैप्टर है, नॉर्मल सा चैप्टर है। क्या कॉन्सेप्ट हमने बताया अभी तक? फिर से एक बार देख लो। सबसे पहले आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बताया। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? अकाउंटिंग इक्वेशन होता है कि हमारा द्विपक्ष अवधारणा के अनुसार प्रत्येक सौदा दो पक्षों पर प्रभाव डालता है। एक पक्ष होता है डेबिट, दूसरा पक्ष होता है क्रेडिट। तो इसी को जब गणितीय रूप से हम एक्सप्रेस करते हैं तो हमारा आर्थिक चिट्ठा का समीकरण निकल करके सामने आता है, जिसे हम लोग लेखांकन समीकरण कहते हैं। जिस समीकरण के अनुसार सभी संपत्तियां यानी कुल संपत्तियों का योग दायित्व और पूंजी के कुल योग के बराबर होता है, यही होता है लेखांकन समीकरण। ठीक है, अब लेखांकन समीकरण जब हम लोग जान जाते हैं तो दायित्व और पूंजी के बारे में समझना पड़ता है। तो दायित्व और पूंजी को जब समझने पे आता है तो यहां पर हमें पता चलता है कि ये सब हमारे जो है संपत्तियां होंगी, ये सब हमारे दायित्व होंगे, और पूंजी को हमने यहां पर समझा दिया। संपत्तियां, दायित्व, पूंजी, हम लोग एक एक पॉइंट्स को समझ लिए। बस इतने पॉइंट्स को समझ लिए। अब हम लोग को क्वेश्चन में लेखांकन समीकरण बनाना सीख लेना है, बस यही है। ठीक है, लेकिन हमने क्या बोला था? इस चैप्टर में आपको बैलेंस शीट भी बनाना सिखाएंगे। बैलेंस शीट भी बनाना सिखाएंगे, है ना बात। तो बैलेंस शीट कैसे बनता है? तो देखो, आराम से एकदम साधारण रूप से आप बैलेंस शीट बनाना भी देख लो, उसका फॉर्मेट। ठीक है, बैलेंस शीट का प्रारूप, या फिर हम लोग लिख देते हैं फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, इंग्लिश में पूरा लिख देते यार। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक, कैसे बनता है बैलेंस शीट, उसका फॉर्मेट क्या है? तो देखो, किसी भी बैलेंस शीट को बनाते समय सबसे पहले हम लोग उसको बीचों बीच इस तरह से हेडिंग डालते हैं, बैलेंस शीट। सबसे पहले बैलेंस शीट को बनाते समय हम लोग बीचे बीच क्या करते हैं? हेडिंग डालते हैं, बैलेंस शीट। और फिर ब्रैकेट में लिखते हैं एज एट, और फिर डेट डालते हैं, वो डेट जिस डेट बैलेंस शीट बनता है। बैलेंस शीट किस डेट पे बनता है? बैलेंस शीट हमेशा वर्ष के आखिरी तिथि पे बनता है। फाइनेंशियल ईयर होता है, उसके आखिरी तिथि पे, जनरली 31 मार्च, उसी डेट पे बनता है। आपके क्वेश्चन में डेट दिया है तो डेट डालोगे, नहीं दिया है तो ऐसे करके डैश डैश करके छोड़ दोगे। फिर इस बैलेंस शीट में टोटल हमारे जो है 4 कॉलम होते हैं। कितने? इस तरह से हमारे बैलेंस शीट में टोटल 4 कॉलम होता है। डन बात। ऐसे करते हुए हमारे बैलेंस शीट में जो है 4 कॉलम होते हैं। कौन कौन सा? एक कॉलम हो गया कैपिटल एंड लायबिलिटी। ठीक है, इस कॉलम को हम लोग कहते हैं कैपिटल एंड लायबिलिटी। ठीक, यहां पर उसके लिए अमाउंट होता है,
और जहां भी अमाउंट होगा वहां के नीचे INR का सिंबल बना देना, इंडियन रुपीस का, रुपए का सिंबल। फिर ये हमारा होता है एसेट्स, फिर यहां पर हम लोग लिख देते हैं अमाउंट और यहां पर रुपए का सिंबल बना देंगे, ठीक है। अब बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या डालना है भाई, सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर हम लोग डाल देंगे क्या, कैपिटल डाल देंगे, ठीक है। या तो आप कैपिटल सबसे पहले डाल दो या आप कैपिटल सबसे लास्ट में डाल दो, दोनों तरीका है। तो चलो हम लास्ट में ही कैपिटल डाल देते हैं, सबसे लास्ट में कैपिटल डाल देते हैं। इसके अलावा जितने दायित्व है वो दायित्व डाल दो। और दायित्व कहां से देख लो भाई, जो आपने ये याद किया ना, यही आपके दायित्व है, ठीक है। यानी बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, समझो। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट यही दायित्व है ना, ठीक। बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा क्या है, अनएक्रूड इनकम भी कहते हैं या फिर आप कह सकते हो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, दोनों बात वही है। अनएक्रूड इनकम या फिर बोल सकते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, दोनों बात वही है, ठीक है। बैंक लोन और इसके बाद कैपिटल, ये सब के सब हमारे क्या, ये सब के सब हमारे दायित्व हैं। सबका अमाउंट डाल दो यहां पर, ऐसे ऐसे सबका अमाउंट जो जो आएगा वो सब अमाउंट चला जाएगा। तो ये हमारा बनके हमारा लायबिलिटीज साइड का कंप्लीट पोर्शन, लायबिलिटीज मतलब कैपिटल लायबिलिटीज दोनों हमारा कंप्लीट हो, लास्ट में हमने कैपिटल डाल दिया। अब इधर डाल दो एसेट्स। एसेट्स में कौन से एसेट्स होंगे, यही सारे एसेट्स, ठीक है, यही सारे के सारे एसेट जो आपने यहां पे देखा, यानी कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, यही सारे के सारे एसेट्स आप डाल दो। इसीलिए एक तो याद कर लोगे तो दूसरा अपने आप फॉर्मेट भी याद हो जाएगा। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल। यहां पे जो क्रेडिटर्स लिखा है उसकी जगह सन्ड्री क्रेडिटर्स भी हो जाएगा। सन्ड्री का मतलब विविध, क्योंकि एक आदमी लेनदार थोड़ी ना होता और एक आदमी देनदार नहीं होता है, तो इसीलिए सन्ड्री लग जाता है, यानी बहुत लोगों का समूह है उसमें, ठीक है। तो सन्ड्री भी लगा सकते हो, अगर केवल क्रेडिटर्स बोला तब भी वही बात है, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। इसके बाद क्या है भाई, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक है, स्टॉक के बाद एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल के बाद एक्रूड इनकम, फिर इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक भी था, स्टॉक, स्टॉक इन ट्रेड बोल लो या केवल भी स्टॉक बोल सकते हो, दोनों बात वही है। केवल स्टॉक बोलो या स्टॉक इन ट्रेड, बात वही है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे बहुत से एसेट्स और हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, इसी तरह प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, इसी तरह हो गया हमारा फर्नीचर, ऐसे करके हमारे एसेट्स हो जाएंगे, ठीक है। इनके अमाउंट भी डाल दोगे लाइन से, इसका अमाउंट जो भी होगा, जिसका जिसका जो भी अमाउंट होगा डाल दोगे, ठीक। फाइनली ऐसे करके हम लोग बैलेंस शीट बना लेते हैं, सारे अमाउंट डाल देते हैं। और याद रखना हमेशा बैलेंस शीट में जो हमारा टोटल होगा, नीचे इसके नीचे हम लोग टोटल करेंगे, ठीक है। पहला लाइन ऐसे खींचोगे यहां पर, उसी तरह दूसरा लाइन इसके जस्ट सामने यहां पे खींचोगे, और फिर उसके बाद उसके नीचे टोटल करके अमाउंट डाल दोगे, यहां पे जो जोड़ा और फिर यहां पे जो जोड़ेंगे वो अमाउंट डाल दोगे। और दोनों अमाउंट देखना, इधर जोड़ करके जो अमाउंट जाएगा और इधर जोड़ करके जो अमाउंट जाएगा, दोनों बराबर होंगे। और जैसे ही ये बराबर वाला अमाउंट डाल दोगे ना, फिर नीचे क्या होगा, नीचे आप दो लाइन से ऐसे करके बंद कर लेना। यहाँ पे जगह नहीं हम बता रहे हैं, जैसे टोटल कर लोगे तो उसके नीचे आप जब बंद करोगे तो दो लाइन से बंद करोगे, ठीक है। तो जस्ट नीचे इसके दो लाइन से बंद कर दोगे टोटल के नीचे, और यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारा बैलेंस शीट दोनों साइड बराबर होगा, तो इस तरह से हमारा बैलेंस शीट बन करके तैयार होगा। धन्यवाद। तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया बैलेंस शीट का। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाते हैं और उस न्यूमेरिकल्स में देखते हैं कि कैसे, देखो क्या बनता है। हर क्वेश्चन में हम आपको जो है अकाउंटिंग इक्वेशन बना करके दिखाएंगे और हर क्वेश्चन का हम बैलेंस शीट भी आपको जो है बताएंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन का हम बताएंगे, उसके बाद बैलेंस शीट आपको देंगे, आप खुद बना लोगे, हमको पूरा यकीन है। समझ लोगे तो होमवर्क रहेगा बैलेंस शीट बनाना, आप फटाफट खुद ही बना लोगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, सारे न्यूमेरिकल से एक एक करते हुए सारी चीजों को समझ लेंगे, है ना बात। तो चलिए देखते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं ये पहला न्यूमेरिकल। इसमें क्या बोलता है कि आपको निम्नलिखित सूचनाएं दी जा रही है और इससे आपको क्या करना है, इससे आपको लेखांकन समीकरण विकसित करना है। ठीक है, अब जब भी किसी भी लेखांकन समीकरण को बनाना है यानी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स लगाने हैं तो उसमें सबसे पहले क्या करने हैं, कुछ स्टेप्स को ध्यान में रखने हैं। क्या करने हैं, ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन पढ़ना है और पढ़ने के बाद इस सभी ट्रांजेक्शन को पढ़ने के बाद हर एक ट्रांजेक्शन का किन किन चीजों पर प्रभाव पड़ेगा उनको ढूंढना है। ठीक है, फिर उनको ढूंढने के बाद उनमें यह समझना है कि वो सारे के सारे आइटम्स कौन कौन सी चीजों में आते हैं, यानी कौन एसेट्स है कौन लायबिलिटीज है, और कैपिटल तो कैपिटल होता ही है। ठीक है, ये जानना है। और फिर इन दोनों को जानने के बाद उनके इंपैक्ट को जानना है कि किससे क्या बढ़ेगा और क्या घटेगा। अगर ये जान लेंगे तो हमारा लेखांकन समीकरण बनके तैयार होगा। और अभी हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल्स लगा के ये सारी बातों को क्लियर एकदम समझने वाले हैं। जैसे सबसे पहला न्यूमेरिकल में ये बोलता है कि महेश ने नगद से व्यापार प्रारंभ किया, कितना, 30,000 रुपए। अब जैसे ही आप देखोगे व्यापार प्रारंभ किया तो हमने क्या बोला कि जिस चीज से व्यापार किया उसको पहले उस पर प्रभाव पड़ेगा यानी नगद से। तो पहला खाता जो प्रभाव पड़ा वो किस पे पड़ा, वो नगद पे पड़ा यानी कैश पर। कैश पर प्रभाव पड़ा सबसे पहले। और दूसरा याद रखना कि जिस भी चीज से व्यापार प्रारंभ हो, चाहे वो कैश हो, चाहे वो स्टॉक यानी माल हो, चाहे वो एसेट्स यानी कोई संपत्ति हो, किसी भी चीज से अगर व्यापार प्रारंभ होता है यानी व्यापार प्रारंभ करते समय कोई भी चीज लगता है तो सब कुछ मिलकर के क्या बनता है, कैपिटल बनता है। तो जब भी व्यापार प्रारंभ होगा तो एक कैपिटल खाता जरूर उस पर प्रभाव पड़ेगा यानी पूंजी पे जरूर प्रभाव पड़ेगा, कैपिटल जरूर आएगा। डन बात। तो कैपिटल पक्का व्यापार प्रारंभ का मतलब ही समझ लो कि कैपिटल, व्यापार प्रारंभ करने का मतलब ही समझ लो कैपिटल हो गया। और जिस चीज से व्यापार प्रारंभ करेगा वो दूसरा हमारा कैश। ठीक है, इन दो चीज पे प्रभाव पड़ा पहले ट्रांजेक्शन से। दूसरा जो प्रभाव पड़ा वो क्या बोला कि रमेश से उधार माल खरीदा। रमेश से जैसे उधार माल खरीदा तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग माल जब भी देखा जाएगा, चाहे आए चाहे जाए चाहे कुछ भी हो, माल जब भी देखा जाएगा तो माल को क्या बोलेंगे, माल को हम लोग स्टॉक कहेंगे। तो जब भी हम लोग माल खरीदे तो यानी एक स्टॉक पे प्रभाव पड़ा, एक स्टॉक पे प्रभाव पड़ा, माल खरीदा यानी स्टॉक, हमारे पास माल हमारे पास आएगा तो स्टॉक पे प्रभाव पड़ा। और दूसरा किससे खरीदा है, तो रमेश से खरीदा है। अब ध्यान देने वाली एक बात है, ठीक है, यहां पे हम आपको एक बात समझा रहे हैं। ध्यान देने वाली बात क्या, कि समझो कि हमारा जो है एक होता है नगद सौदा, ठीक है, एक होता है नगद सौदा और दूसरा हमारा होता है उधार सौदा। कैसे पहचानेंगे कि कोई सौदा नगद है और कोई सौदा उधार है, तो इसको देखने के लिए हमें जो है ना ज्यादा नहीं, बस एक चीज को ध्यान रखना है। अगर कोई भी सौदा उधार है तो समझ लेना कि वो उधार सौदा हो गया, और जो सौदा उधार नहीं है वो समझ लेना नगद सौदा है। तो हमें मेन पहचानना है उधार सौदों को। कैसे पहचानेंगे, तो याद रखना, जब भी नाम दिया हो, ठीक है, जब भी नाम दिया हो, ठीक है, किसी भी का भी नाम दिया हो और उसके साथ नगद शब्द ना लिखा हो, और उसके साथ नगद शब्द ना लिखा हो, ठीक है, ना लिखा हो, तो यह सौदा उधार सौदा होता है। तो वह सौदा उधार सौदा होता है, ठीक है, तो वह सौदा उधार सौदा होता है। डन बात क्लियर है, उधार सौदा होता है। ठीक है, तो उधार की पहचान हो गई कि नाम दिया हो लेकिन अगर नगद ना बोला हो तो उधार है। बाकी सारे कंडीशन में नगद सौदा होगा। मतलब कौन कौन से कंडीशन में, जब आपके पास कैश दिया हो और साथ ही साथ किसी का नाम दिया हो, ये दोनों दिया हो, कैश और नाम दोनों दिया हो, तो वो क्या होगा, वो आपका नगद सौदा है। ठीक बात, क्या कैश भी दिया हो और नाम भी दिया हो तो सौदा नगद सौदा है। जब केवल कैश दिया हो और नाम ना दिया हो तो भी सौदा नगद सौदा है। ठीक है, और जब दोनों के दोनों ना दिया हो तो भी सौदा क्या है, नगद सौदा है। उधार कब होगा, उधार तभी होगा जब आपका कैश ना दिया हो और साथ ही साथ जो है नाम जो है दिया हो। ठीक है, जब भी किसी का नाम दिया हो और नगद शब्द ना बोला हो तो सौदा उधार होगा। जैसे यहां पर देखो, यहां पर बोला है रमेश से उधार माल खरीदा, यहां पे साफ साफ उधार बोल ही दिया है। ठीक है, अगर उधार ना भी बोलता बस बोलता है रमेश से माल खरीदा तो भी यह कौन सा सौदा मानता है, तो भी यह उधार सौदा मानते हैं। ठीक, अब बात डन हो गया। अब यहां पे हो रहा है कि उधार माल खरीदा तो एक तो माल पे प्रभाव पड़ा, दूसरा किस पे प्रभाव पड़ा, तो समझो जिससे भी हम माल उधार में खरीदते हैं उधार में, उसे भविष्य में पैसा देना होगा, यानी वो व्यक्ति हमारा लेनदार बनेगा, वो हमसे लेने वाला बनेगा यानी हमारा लेनदार बनेगा। ठीक है, जब भी जिसको भी हम लोग उधार माल बेचते हैं वो कौन बनता है, वो हमारा क्रेडिटर बनता है, लेनदार बनता है। जब हम उधार माल खरीदते हैं तो वो कौन बनता है, वो बनता है डेटर्स। इस बात को भी दिमाग में रखना। ठीक है, फिर बोलता है यहां पर क्या कि 5,000 की लागत का माल नरेश को बेचा। अब ध्यान दो, यहां पर भी, यहां पे बोला है माल नरेश को बेचा,
कैसे बेचा? नगद बोला है? नहीं ना, नगद नहीं बोला है। यहां पे नाम दिया नरेश, लेकिन इसमें कहीं भी नगद शब्द नहीं बोला है, यानी ये कौन सा सौदा है? तो ये सौदा आपका उधार का सौदा है। समझ में आया? ये सौदा उधार का सौदा है। और यहां पे क्या बोलता है कि 5,000 की लागत का माल नरेश को बेचा। तो जब भी माल बेचे तो सबसे पहला प्रभाव किस पे पड़ेगा? सबसे पहला प्रभाव स्टॉक पे पड़ेगा, क्योंकि माल बेच रहे तो भाई माल जाएगा। दूसरा प्रभाव कैसे बेचा? उधार में बेचा। ठीक है, उधार में बेचा। तो अभी हमने समझाया है कि जब भी माल हम उधार में बेचेंगे तो जिस व्यक्ति को उधार में बेचेंगे उस व्यक्ति से हमें पैसा लेना है, यानी वो हमारा देने वाला बनेगा, यानी वो डेटर्स बनेगा। ठीक है, उधार माल बेचने पर डेटर्स बनता है, उधार माल खरीदने पर क्रेडिटर्स बनता है। ठीक है, इन पे प्रभाव पड़ा। और एक बात याद रखना, जब भी बेचा जाएगा, ठीक है, जब भी बेचा जाएगा तो उस समय क्या होगा? बेचने पर या तो आपको हानि दिखेगा। ठीक है, जब भी माल बेचोगे तो याद रखना उसमें आपको या तो हानि दिखेगा, हानि यानी लॉस, या तो आपको लाभ दिखेगा। ठीक है, यानी प्रॉफिट। कब पता चलेगा कि हानि होगा, कब पता चलेगा कि लॉस होगा? तो याद रखना कि लागत मूल्य और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, इन दोनों को देखते हैं। लागत मूल्य को हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं। जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाएगा और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कम हो जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में हमारा हानि होगा, और यही उस हानि का सूत्र होगा। हानि किस कंडीशन में होगा? जब सीपी ज्यादा और एसपी कम। ठीक है, जब सीपी ज्यादा एसपी कम हो जाए तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस हानि होगा। और इसके उल्टा, जब एसपी ज्यादा और सीपी कम हो जाए, यानी जब विक्रय मूल्य ज्यादा और लागत मूल्य कम हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में लाभ होगा, और इन दोनों का डिफरेंस ही हमारा वो लाभ होगा। यानी क्या होगा? एसपी ज्यादा और सीपी कम, तो हमारा क्या होगा? लाभ आएगा। इस कंडीशन में देखो हमारा क्या ज्यादा है क्या कम है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं, तो देखो लागत है 5,000 रुपए का, और माल बेचा कितने में जा रहा है? माल बेचा जा रहा है 6,130 में। तो बोलो लाभ है कि हानि है? तो सीधी सी बात है, यहां पर क्या है? लाभ है। कितना? तो 6,130 में माल को बेचा गया, माल की लागत थी 5,000, यानी इन दोनों का डिफरेंस हो गया हमारा 1,130। 1,130 ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा लाभ हो गया। और आप बताओ लाभ को क्या करते हैं? तो हमने बताया ना, लाभ को पूंजी में जोड़ते हैं। तो यानी ये 1,130 जो प्रॉफिट है ये पूंजी में जुड़ेगा। ठीक है, बात डन है। तो इस हिसाब से हमारे टोटल जो प्रभाव पड़े वो इन 5 चीजों में पड़े। इन 3 ट्रांजेक्शन को देखा जाए तो इन 5 चीजों पर प्रभाव पड़े। ठीक, अब आपको पता करना है कौन एसेट्स है, कौन लायबिलिटीज है, कौन पूंजी है। ठीक है, तो हम लोग ये बात जानते हैं भाई। सबसे पहले ये देखो, कैश एसेट्स है, स्टॉक एसेट्स है, डेटर्स एसेट्स है, ये तीनों के तीनों एसेट्स है। लायबिलिटीज कौन है? क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, और पूंजी तो भाई पूंजी होता ही है, इसकी तो बात ही छोड़ो, पूंजी तो पूंजी होता ही है। तो कुल मिला के इतने आइटम्स मिल गए। अब बनाएंगे हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनेगा? तो सबसे पहले हम लोग को अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बनाना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बनाना होगा, और हम लोग यहां पे लिख देंगे अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशंस, बात समझे? और फॉर्मेट के अंदर हम लोग इस तरह से फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहले ये ऐसे करके ये कॉलम ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद जो है एक थोड़ा सा जगह यहां पर हम लोग छोड़ देंगे, एक चौड़ाई सा जगह थोड़ा सा छोड़ देंगे। और फिर इसके बाद यहां पर जितने आइटम्स हैं एसेट्स वाले उनको लिखेंगे, जैसे कैश है, कैपिटल कैश है, स्टॉक है, डेटर्स है। ठीक है, तो एक लाइन छोड़ करके यहां पर हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे कैश, ठीक है, प्लस स्टॉक प्लस डेटर्स, प्लस का सिंबल लगाते हुए लिख देंगे। ठीक है, और फिर जहां पर हमारे संपत्तियां सारे खत्म हो जाएंगे बराबर का चिन्ह लगा देंगे। यही 3 संपत्तियां थी ने, तो बराबर का चिन्ह लगा दिया। उसके बाद जो जो दायित्व के आइटम है वो लिख देंगे। जैसे यहां पे दायित्व का आइटम क्रेडिटर्स है, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे क्या? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, और फिर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। मान लो दायित्व के और भी कोई आइटम लगे तो सारे आइटम्स लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे अकेला क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स लिख देंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? अकेला कैपिटल बचा, तो लास्ट में सबसे जहां सारे लायबिलिटीज खत्म हो जाएंगे तो प्लस लगा के हम लोग कैपिटल लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा जो है ये हमारा फॉर्मेट में ये हिस्सा ऐसे करके बनेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद देखो ये यहां पर ध्यान देना है क्या, कि जो ये बराबर का चिन्ह है इसके ऊपर बराबर का चिन्ह लगा दोगे, और इधर साइड में लिख दोगे एसेट्स, इधर साइड में लिख दोगे एसेट्स। फिर जस्ट बराबर के इस साइड लिखोगे क्या? लायबिलिटीज। बराबर के इस साइड लिख दोगे क्या? लायबिलिटीज। ठीक है, और फिर इस लास्ट वाले प्लस के, मान लो कि और भी लायबिलिटीज होता है तो सारे लायबिलिटीज उसके बाद होता है, कैपिटल से पहले वाले प्लस के ऊपर जो है प्लस का सिंबल लगा दोगे, और कैपिटल के जस्ट ऊपर कैपिटल लिख दोगे। ऐसे करके हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगा, और यहां पर लिख दोगे क्या? यहां पर लिख दोगे ट्रांजैक्शन। तो ये हमारा फॉर्मेट है।
अकाउंटिंग इक्वेशन का ये फॉर्मेट हो गया। धन्यवाद। अब सॉल्यूशन कैसे करना है, तो सॉल्यूशन करते समय सबसे पहले हम लोग पहला ट्रांजैक्शन लिखेंगे। पहला ट्रांजैक्शन क्या है, बिजनेस स्टार्ट हुआ है, व्यापार स्टार्ट हुआ है, ठीक है, व्यापार प्रारंभ हुआ, तो लिखेंगे हम लोग बिजनेस स्टार्टेड। बहुत लंबा हम लोग को नहीं लिखना है, बस इक्वेशन के तौर पे मतलब ट्रांजैक्शन के तौर पे ये लिख देना है कि क्या चीज का हम लोग यहाँ पे अकाउंटिंग के क्वेश्चन में शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे व्यापार प्रारंभ हुआ इसको शो कर रहा है, तो लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड। बस जितना हो सके उतना छोटा लिखो। बहुत से स्कूलों में तो इसको लिखवाया भी नहीं जाता, बिना ट्रांजैक्शन लिखे भी सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, लेकिन आप लिख देना बिजनेस स्टार्टेड, छोटा से छोटा आप ट्रांजैक्शन लिख दोगे। अब जैसे ही बिजनेस स्टार्ट हुआ आपको ढूंढना है, हम लोग जानते हैं कि इसका प्रभाव कहां कहां पड़ता है, तो इसका प्रभाव एक कैश पे पड़ा, एक कैपिटल पे पड़ा। बिजनेस स्टार्ट होगा तो बता कैश आएगा ना बिजनेस में, कैश बिजनेस में आएगा, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करते समय जो चीज लगाया जाएगा वो बिजनेस में आएगा, तो वो चीज बढ़ेगा, और उन सारी चीजों से क्या होगा, पूंजी भी बढ़ेगा। तो जैसे ही बिजनेस स्टार्ट हुआ हमारा कैश भी आया और पूंजी भी आया, कितना रुपए का, 30,000 रुपए का। तो हम लोग क्या करेंगे, कैश के नीचे लिखेंगे प्लस 30,000, ठीक है, स्टॉक में जीरो, प्रभाव कुछ नहीं पड़ा, डेटर्स में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्रेडिटर्स में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और कैपिटल में लिख देंगे 30,000, ठीक है, ये हमारा जो है प्रभाव पड़ गया, ठीक है, ये हमारा पहले ट्रांजैक्शन का प्रभाव पड़ गया। फिर इसके तुरंत बाद लिखेंगे हम लोग दूसरा ट्रांजैक्शन, ठीक है, पहले ट्रांजैक्शन के तुरंत बाद लिखेंगे हम लोग दूसरा ट्रांजैक्शन। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है कि आपने रमेश से उधार माल खरीदा, ठीक है, तो गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट या गुड्स परचेज भी बस लिख सकते हो, छोटा से छोटा आपको ट्रांजैक्शन लिखना है, तो गुड्स परचेज्ड, ठीक है, अगर और जोड़ना है तो ऑन क्रेडिट भी लिख दोगे, ऑन क्रेडिट यानी उधार में खरीदा, ठीक, धन्यवाद। अब जैसे ही उधार में माल खरीदेंगे तो कैश पे प्रभाव पड़ा क्या, ना भाई, तो यहां पर हो गया जीरो। स्टॉक पे प्रभाव पड़ा, बिल्कुल, माल खरीदा है तो स्टॉक आया, कितने का स्टॉक आया, 12,500 का, तो जैसे ही माल खरीदा तो 12,500 का स्टॉक आया, तो स्टॉक में 12,500 जुड़ गया। माल खरीदे हैं उधार में, डेटर्स पे प्रभाव पड़ा, नहीं। माल खरीदे हैं उधार पे, क्रेडिटर्स पे प्रभाव पड़ा, बिल्कुल, जितने का हम लोगों ने उधार में माल खरीदा उतने का हमारा क्रेडिटर्स जो है बढ़ गया, तो 12,500 क्रेडिटर्स में बढ़ गया। और इससे पूंजी पे प्रभाव पड़ा क्या, पूंजी पे प्रभाव पड़ा, नहीं, तो जीरो, ठीक है। जैसे ही हम लोग दो ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं वैसे ही हम लोग यहां पर इस तरह से लाइन बंद कर देते हैं, ध्यान रखना, दो ट्रांजैक्शन जैसे ही लिख देते हैं यहां पर इस तरह से पूरा का पूरा लाइन खींच देते हैं, और पूरा लाइन खींचने के बाद क्या करते हैं, यहां पर हम लोग लिखते हैं न्यू इक्वेशन, क्या लिखते हैं, न्यू इक्वेशन, ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखते हैं, और न्यू इक्वेशन लिखने के बाद इनको जोड़ना चालू कर देते हैं। 30,000 में जीरो जुड़ गया तो 30,000, ठीक है, जीरो में 12,500 जुड़ा तो 12,500, जीरो में जीरो जुड़ा तो जीरो, जीरो में 12,500 जुड़ा तो 12,500, और 30,000 में जीरो जुड़ा तो 30,000, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग ये लिख लेते हैं न्यू इक्वेशन। और जब न्यू इक्वेशन लिखते हैं उसके बाद हम लोग तीसरा ट्रांजैक्शन लिखते हैं। अब तीसरा ट्रांजैक्शन क्या है, तो तीसरा ट्रांजैक्शन है माल बेचा गया उधार में, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे गुड्स सोल्ड टू नरेश या गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट लिख देंगे, हमारा कितना, 5,000 की लागत का माल है, 6,130 में बेचा, ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। आगे अगर और भी ज्यादा जोड़ना है तो इसका कॉस्टिंग भी लिख सकते हो, गुड्स कॉस्टिंग 5,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट, ऐसे करके पूरा लिख सकते हो, ठीक है, गुड्स कॉस्टिंग 5,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये बात है। अब यहां पर आपको बड़ा ध्यान से समझना है कि जब भी हम लोग माल बेचेंगे तो सीधी सी बात है माल हमारा कम होगा, यानी स्टॉक कम होगा, है कि नहीं बात, माल बेचे तो स्टॉक कम होगा, तो स्टॉक में कितनी कमी होगी, तो स्टॉक में उतनी ही कमी होगी जितनी लागत, ठीक है, तो यही क्या होगा, यही हमारा स्टॉक में कमी करेगा, लागत, जो लागत है वही स्टॉक में कमी करेगा, यानी हमारा यहां पर जो स्टॉक में कम होगा। तो पहली बात, उधार में बेचा तो कैश पे कोई प्रभाव नहीं, तो कैश में हो गया जीरो, है ना बात, उधार में बेचा है तो कैश में कहां से प्रभाव पड़ेगा भाई, तो कैश हो गया जीरो, डन है। और जितने लागत का माल हमने बेचा है उतना हमारा क्या होगा, स्टॉक में कम हो जाएगा, तो 5,000 के लागत का माल बेचा है तो 5,000 हमारा स्टॉक में कम हो गया, और जितने में बेचा है जितने में उतने का हमारा पैसा आएगा, अगर कैश में बेचते तो कैश में जुड़ता है, लेकिन जितने में बेचा है, उधार बेचा है तो उतने का डेटर्स बनेगा। तो कितने में बेचा है, 6,130 में बेचा है, तो 6,130 हमारा डेटर्स बना, ठीक है, देख लो, ये हमारा 6,130 में बेचा है ना उधार में, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा डेटर्स बना, ठीक है, ये हमारा डेटर्स बना। और बाकी इन दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट है कि लॉस है, तो इतने में बेचा है, इतने लागत का माल यानी प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कहां जाएगा, प्रॉफिट का प्रभाव पड़ेगा हमारा क्या, कैपिटल में, और प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट यहां पे जुड़ेगा, प्रॉफिट जुड़ता है और लॉस घटता है, तो प्रॉफिट 1,130 का यहां पे जुड़ गया, ठीक, चलो ये हो गया इस ट्रांजैक्शन का प्रभाव। अब इसके बाद फिर हम लोग यहां से ऐसे लाइन खींच देंगे,
और क्योंकि इसके बाद अब कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, इसके बाद कोई ट्रांजेक्शन है क्या? नहीं। तो इसके बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो सीधे हम लोग क्या करेंगे, सीधे यहां पर लिखेंगे फाइनल इक्वेशन। जो सबसे आखिरी ट्रांजेक्शन होता है उसके बाद लिखा जाता है फाइनल इक्वेशन, याद रखना। सबसे आखिरी ट्रांजेक्शन के बाद फाइनल इक्वेशन लिखना आता है और जोड़ घटाना करके हम लोग लिख देते हैं। तो 30,000 में अगर 0 जुड़ा तो 30,000, ठीक है। 12,500 में से 5,000 चला गया तो कितना हो जाएगा, 7 5 12, 7,500, ठीक है। और फिर 0 में 6,130 जुड़ा तो 6,130, 12,500 में 0 जुड़ा तो 12,500, और 30,000 में 1,000 जुड़ गया 1,130 तो 31,130। ये हमारा फाइनल इक्वेशन हुआ और इस तरह से हमारा बन गया अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ऐसे करके हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बनाया जाता है। तो ये एक आसान से क्वेश्चन से हमने आपको शुरुआत किया समझाना। डन है, सबको समझ में आया बढ़िया से, कोई दिक्कत? आई थिंक सभी बच्चों को आ गया होगा, है ना बात? कमेंट करके जरूर बताना कि समझ में आ रहा है ना अच्छे से, ठीक। अब नेक्स्ट बात देखो, नेक्स्ट बात अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा और डीप में जाते हैं ताकि चीजों को और भी बेहतर तरीके से हम लोग समझ सके, ठीक है। चलो, तो यहां पर हमारे कुछ बातें और लिख करके आ रहा है। तो देखो यहां पर क्या बोलता है, बोलता है कि निम्नलिखित से लेखांकन समीकरण बनाइए। यहां भी हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहा है और इस क्वेश्चन में हम आपको बैलेंस शीट भी बना के दिखा देंगे ताकि आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाना भी आ जाए, ठीक है। तो प्रॉपर वे में आप समझ लोगे। तो यहां पर बोला है क्या कि निम्नलिखित से लेखांकन समीकरण बनाइए। क्या बोलता है, पहले बोलता है कि मेहता ने जो है 3 लाख रुपए नगद और 1 लाख रुपए के माल से व्यवसाय प्रारंभ किया, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, जब भी हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है तो हम लोगों को सबसे पहले वो सारे के सारे आइटम्स ढूंढ लेने होते हैं जिसपे प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर हम वो आइटम ढूंढ रहे हैं। किससे किससे व्यापार आरंभ हुआ है, एक हुआ है नगद से तो कैश पे प्रभाव पड़ा, और दूसरा हुआ माल से यानी स्टॉक पे प्रभाव पड़ा। और जब भी व्यापार आरंभ होता है तो आपको पता है कैपिटल तो प्रभाव पड़ता ही है, यानी एक कैपिटल मिल गया, ठीक है। तो पहले वाले ट्रांजेक्शन से हम लोगों को ये 3 आइटम मिल गए। डन है, बात समझ में आया? एक नगद से व्यापार हुआ, एक माल से व्यापार हुआ, तो हमारा नगद, माल और कैपिटल, ये पहले ट्रांजेक्शन से प्रभाव पड़ा। दूसरा ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे तो इसमें क्या बोला है, बैंक में जमा किया 1.5 लाख रुपए। बैंक में जमा किया 1.5 लाख रुपए, यानी आपका जो है एक तो बैंक पे प्रभाव पड़ा और दूसरा कैश पे प्रभाव पड़ा। एक बैंक पे प्रभाव पड़ा, दूसरा कैश पे प्रभाव पड़ा। अब कैश पहले से लिखा है ना तो उसको दोबारा से मत लिखना, जो पहले से है उसको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कैश और बैंक पे प्रभाव पड़ा। तीसरा हमारा देखा जाए तो तीसरा बोलता है कि फर्नीचर खरीदा और चेक से भुगतान किया 30,000 रुपए, ठीक है। फर्नीचर खरीदा और चेक से भुगतान किया। जब फर्नीचर खरीदा तो एक फर्नीचर पे प्रभाव पड़ा क्योंकि फर्नीचर आया, और जब भी चेक से भुगतान किया यानी पैसा कहां से कट करके जाएगा, पैसा आपके बैंक से कट करके जाएगा, यानी दूसरा बैंक पे प्रभाव पड़ा। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर पहले से बैंक लिखा हुआ है तो ये बात हो गया, इन दोनों पे प्रभाव पड़ा। फिर नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट बोलता है कि 80,000 का माल नगद एवं 70,000 रुपए का माल उधार खरीदा। 80,000 रुपए का माल नगद और 70,000 रुपए का माल उधार खरीदा, ठीक है। तो जब माल नगद खरीदा तो एक माल पे प्रभाव पड़ा, दूसरा कैश पे प्रभाव पड़ा, पहले से लिखा है। दूसरा बोल रहा है कि 70,000 का माल उधार भी खरीदा तो एक माल पे प्रभाव पड़ा, और जब उधार माल खरीदते हैं तो क्या बनता है, क्रेडिटर बनता है, यानी अगला हमारा क्रेडिटर मिल गया, ठीक है। क्रेडिटर मिल गया, डन है, ये बात भी हो गया, ठीक। नेक्स्ट बात क्या बोलते हैं, नेक्स्ट बोलता है कि 18,000 की लागत का माल 20,000 रुपए में उधार बेचा। फिर से उधार बेचा है, 18,000 रुपए की माल 20,000 रुपए में उधार बेचा। तो माल बेचा है तो पहली बात स्टॉक पे प्रभाव पड़ा, ठीक है। उसके बाद उधार में बेचा है तो डेटर्स भी हो गया, और 18,000 रुपए का माल 20,000 में बेचा है, समझे? कितने का माल कितने में बेचा है, 18,000 का माल जो है कितने में बेचा, 20,000 रुपए में बेचा, यानी आपका जो है 20,000 माइनस 18,000, ठीक है। 20,000 माइनस 18,000 हो गया कितना, 2,000। तो ये 2,000 क्या है, ये 2,000 आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और जब भी प्रॉफिट हो गया तो आपको पता ही कहां जाएगा, तो ये प्रॉफिट आपका कैपिटल में ऐड होगा, है ना बात? तो आप जान गए इसमें 2,000 का जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, ऐड होगा, प्रॉफिट यहां पे भी हम लिख देते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोलता है व्यक्तिगत उपयोग, व्यक्तिगत उपयोग के लिए 25,000 रुपए की राशि आहरित की। व्यक्तिगत प्रयोग जो है, व्यक्तिगत उपयोग जो है इसको कहते हैं ड्राइंग्स, इसको कहते हैं आहरण यानी ड्राइंग। आहरण का मतलब ड्राइंग, और हमने क्या बताया था, आहरण से क्या होता है, पूंजी में कमी होती है, ठीक है। आहरण से क्या होता है, पूंजी में कमी होती है, ठीक। तो ये ड्राइंग हो गया, तो ये एक पूंजी में घटेगा और दूसरा पैसा निकाला गया यानी कैश में घटेगा। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, कैश पे पड़ेगा क्योंकि पैसा निकला, और दूसरा पूंजी पे पड़ेगा क्योंकि आहरण हुआ तो पूंजी में कमी।
ठीक है, यानी इतने आइटम्स हैं हमारे, इस पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन को पढ़ा गया तो हमारे पास जो है टोटल कितने आइटम से प्रभाव पड़े, ये सारे के सारे आइटम्स पे हमारे प्रभाव पड़े। तो पहले हम लोग ने ये ढूंढ लिया, अब इसमें पता कर लेंगे कौन संपत्ति कौन दायित्व है। ठीक, चलो जैसे देखो, कैश हमारी संपत्ति है, स्टॉक हमारी संपत्ति है, बैंक हमारा संपत्ति है, फर्नीचर हमारा संपत्ति है और डेटर्स हमारा संपत्ति है। ये सब हमारे संपत्ति पक्ष में है। दायित्व में हमारा ये एकलौता दायित्व और कैपिटल तो कैपिटल होता ही है। ठीक, डन। तो ये सब के सब मिल गए। अब हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बनाएंगे और फटाफट अकाउंटिंग इक्वेशन करते हैं। ठीक है, चलो, जब हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बनाएंगे तो इसी तरह यहां पे लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, और जब हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन लिखेंगे तो फिर इसके बाद हमारा ये ऐसे करते हुए फॉर्मेट बनेगा। पहले ट्रांजेक्शन के लिए थोड़ा जगह छोड़ देंगे, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ के सारे आइटम्स लिखेंगे संपत्ति वाला। तो कैश, स्टॉक, बैंक, फर्नीचर, डेटर्स, कैश, स्टॉक, बैंक, फर्नीचर, डेटर्स, कैश प्लस स्टॉक प्लस बैंक प्लस फर्नीचर प्लस डेटर्स बराबर कैश, स्टॉक, बैंक, फर्नीचर, डेटर्स, ये सारे के सारे हम लोग क्या होंगे, कैश, स्टॉक, बैंक, फर्नीचर, डेटर्स, और फिर क्रेडिटर्स और कैपिटल। तो यहां पर हो गया बराबर के बाद क्रेडिटर्स, ठीक है, और यहां पर हो गया कैपिटल। तो इस तरह से हमारा ये सारा का सारा आइटम्स हम लोग लिख दिए, और जैसे इसको लिख दिए फिर यहाँ पर इस तरह से लाइन खींच दिया जाएगा, और इसके बाद यहां पर भी ऐसे लाइन खींचा जाएगा, और इस बराबर के ऊपर बराबर का सिंबल डाल देंगे, यहां पे लिखेंगे हम लोग एसेट्स। ठीक है, और इसके इस प्लस के यहां पर प्लस का सिंबल देंगे, इसके इधर लिखेंगे हम लोग लायबिलिटीज, और इसके इस साइड लिखेंगे हम लोग कैपिटल। ठीक है, ये हमारा बन गया अकाउंटिंग के क्वेश्चन का फॉर्मेट। यहां पर लिख दिया हम लोग ट्रांजेक्शन। अब हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहला ट्रांजेक्शन है वही व्यापार प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो पहला ट्रांजेक्शन हम लोग लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड। कितने से प्रारंभ हुआ है भाई, बिजनेस स्टार्ट हुआ है, कैसे कैसे प्रारंभ हुआ है। तो बिजनेस स्टार्ट यहां पे हुआ है, एक कैश से हुआ है, दूसरा माल से हुआ है। 3 लाख का कैश, 1 लाख का माल, कुल मिला के 4 लाख की पूंजी। ठीक है, तो 3 लाख का कैश है तो कैश में हम लोग लिखेंगे 3 लाख, और 1 लाख का माल है तो हम लोग माल में यानी स्टॉक में लिखेंगे 1 लाख। बैंक पे कोई प्रभाव नहीं, फर्नीचर पे कोई प्रभाव नहीं, डेटर्स पे कोई प्रभाव नहीं, क्रेडिटर्स पे कोई प्रभाव नहीं, और कैपिटल हमारा हो गया कितना, 4 लाख, दोनों जोड़ करके। ठीक है, 3 लाख का नगद, 1 लाख का माल, कुल मिला के 4 लाख का हमारा पूंजी। ये पहला ट्रांजेक्शन हो गया। दूसरा ट्रांजेक्शन देखो, दो ट्रांजेक्शन लाइन बाय लाइन लिख देते हैं, उसके बाद जाके हम लोग इक्वेशंस लिखना स्टार्ट करते हैं। दूसरा ट्रांजेक्शन देखो, तो दूसरा ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, दूसरा ट्रांजेक्शन यहां पे कह रहा है कि बैंक में जमा किया। ठीक है, बैंक में जमा किया तो डिपॉजिटेड इनटू बैंक या कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ऐसा करके भी लिख सकते हो। ठीक है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। ठीक है, क्या किया जाएगा भाई, जब बैंक में पैसा जमा होगा तो सीधी सी बात है पैसा आपका घटेगा ना। देखो, बैंक में 1.5 लाख रुपए जमा होगा तो भाई आपके पास जो कैश है वो तो घटेगा ना, क्योंकि आप बैंक में डाल दिए। तो कैश आपके पास घट गया, तो आपके पास 1.5 लाख का कैश घट गया। स्टॉक पे कोई प्रभाव नहीं, और बैंक में वही 1.5 लाख रुपए जो आपने जमा किया वो बैंक में बढ़ गया। ठीक है, वो बैंक में बढ़ गया। फर्नीचर पे कोई प्रभाव नहीं, डेटर्स पे कोई प्रभाव नहीं, क्रेडिटर्स पे कोई प्रभाव नहीं, पूंजी पर कोई प्रभाव नहीं। ठीक, ये दो ट्रांजेक्शन जैसे ही हुआ फिर हम लोग यहाँ पे इस तरह से लाइन खींच देंगे, और लाइन खींचने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, लाइन खींचने के बाद हम लोग यहाँ पे बना देंगे क्या, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। ये बन गया, और यहाँ पर लिखेंगे 3 लाख में से 1.5 लाख गया तो 1.5 लाख हो गया पहला। दूसरा स्टॉक का हमारा 1 लाख और 0 1 लाख ही हो गया, फिर 0 और 1.5 लाख हमारा 1.5 लाख ही हो गया। ठीक है, फिर 0 और 0 ये 0 हो गया, फिर 0 और 0 ये 0 हो गया। ठीक है, फिर 0 और 0 ये 0 हो गया, फिर यहाँ पर 4 लाख प्लस 0 4 लाख हो गया। तो ये हमारा पहला दो ट्रांजेक्शन से बन के आया। अब तीसरा ट्रांजेक्शन हम लोग लेंगे, एक एक करके सॉल्व करते चलते हैं ऐसे ही। ठीक है, तीसरा ट्रांजेक्शन लेंगे तो तीसरा ट्रांजेक्शन क्या होगा, तीसरा ट्रांजेक्शन में फर्नीचर खरीदा और चेक से भुगतान किया, तो फर्नीचर परचेज और चेक से भुगतान किया, ये बात रखना का। ठीक है, फर्नीचर परचेज। ठीक है, फर्नीचर परचेज।
चेक से भुगतान किया, कैश तो किया नहीं, इसलिए यहां पर कैश में कोई प्रभाव नहीं। फर्नीचर खरीदा है तो स्टॉक पे भी कोई प्रभाव नहीं। चेक से भुगतान किया तो बैंक से पैसा जाएगा, तो हमारा कितने का फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर 30,000 का खरीदा है, तो बैंक से ये 30,000 जाएगा ना, चेक से खरीदा है तो इसीलिए 30,000 हमारा यहां पर माइनस होगा बैंक में। फर्नीचर खरीदा तो 30,000 फर्नीचर में हमारा प्लस हो जाएगा, फर्नीचर आ गया। डेटर्स पे कोई प्रभाव नहीं, क्रेडिटर्स पे कोई प्रभाव नहीं, पूंजी पर कोई प्रभाव नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा ट्रांजेक्शन के बाद। अब हम लोग लिखेंगे यहां पर फिर से न्यू इक्वेशन, हर एक ट्रांजेक्शन न्यू इक्वेशन बनाता जाएगा, और सबसे आखिरी वाले ट्रांजेक्शन के बाद हमारा फाइनल इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो 1.5 लाख प्लस 0 1.5 लाख, 1 लाख प्लस 0 1 लाख, 1.5 लाख प्लस 1.5 लाख माइनस 30,000 1,20,000, यहां पर हो गया 30,000 और 0 30,000, यहां पर हो गया 0, यहां पर हो गया 0, यहां पर हो गया 4 लाख। ठीक, डन है। इसके बाद हमारा जो है चौथा ट्रांजेक्शन, देखो चौथा ट्रांजेक्शन भाई क्या है। चौथा ट्रांजेक्शन बोलता है कि 80,000 रुपए का माल नगद और 70,000 रुपए का माल उधार खरीदा। तो दो बार खरीदा गया है, एक बार 80,000 का माल, एक बार 70,000 का माल, तो दोनों एक साथ ही हम कर देते हैं, गुड्स परचेज करके एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, गुड्स परचेज, कुछ नगद है कुछ उधार है। ठीक है, तो जितना नगद है वो नगद पे प्रभाव डालेगा, जितना उधार है वो उधार पे प्रभाव डालेगा। तो लिख दिए गुड्स परचेज। जब माल नगद खरीदेंगे तो पैसा कैश में से घटेगा, है ना बात। माल नगद खरीदेंगे तो पैसा कैश में से घटेगा, तो कितना नगद खरीदा है, 80,000 रुपए का माल जो है ये नगद है, तो हम लोग का कैश में से 80,000 घट गया। ठीक है, कैश में से क्या हुआ, 80,000 घट गया क्योंकि उसका भुगतान किया। स्टॉक में हमारा क्या होगा, जितने माल खरीदे हैं वो दोनों के दोनों जुड़ जाएगा। तो माल कितने का खरीदा गया, माल 80,000 प्लस 70,000 यानी 8 7 15 यानी 1.5 लाख का माल है भाई। ठीक है, माल कितने का है, तो माल हमारा 1.5 लाख का है, तो माल में हमारा कितना प्लस होगा, तो यहाँ पे 1.5 लाख प्लस होगा, 80 प्लस 70 1.5 लाख। ठीक है, बैंक पे कोई प्रभाव पड़ेगा ना, क्योंकि नगद में खरीदा गया तो बैंक से कोई लेना देना नहीं। फर्नीचर पे कोई प्रभाव पड़ेगा तो नहीं, फर्नीचर से भी कोई प्रभाव नहीं। डेटर्स पे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, खरीदने पे डेटर्स नहीं, बेचने पे डेटर्स बनता है उधार, तो यहां भी कोई प्रभाव नहीं। क्रेडिटर्स पे प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल, जितने का उधार खरीदा वो क्रेडिटर्स बना, यानी कितने का उधार खरीदा, 70,000 का, तो 70,000 रुपए हमारा क्या बना, वो क्रेडिटर बन गया। पूंजी पे कोई प्रभाव नहीं, तो पूंजी पे नहीं, 0। ठीक, तो ये हमारा बन गया माल खरीदने का वजह से, तो ये हमारा हो गया फिर से न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन कितना हो गया, 80,000 1.5 लाख में से चला गया तो हो गया 70,000 प्लस 1 लाख और 1.5 लाख हो गया 2.5 लाख का स्टॉक हमारे पास हो गया, प्लस 1,20,000 प्लस 0 1,20,000, 30,000 प्लस 0 हो गया 30,000, 0 प्लस 0 हो गया 0, 0 प्लस 70,000 हो गया 70,000, 4 लाख प्लस 0 हो गया 4 लाख। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब इसके बाद पांचवा ट्रांजेक्शन देखो, पांचवा ट्रांजेक्शन में हमारा क्या हो रहा है भाई, समझ में आ रहा है ना, एक एक ट्रांजेक्शन बनाते चलेंगे। पांचवा ट्रांजेक्शन बोलता है कि 18,000 रुपए की लागत का माल 20,000 रुपए में उधार बेचा। 18,000 रुपए की लागत का माल 20,000 रुपए में उधार बेचा, तो गुड्स सोल्ड। ठीक है, गुड्स सोल्ड हुआ है, वो भी ऑन क्रेडिट लिख दो कि उधार में बेचा गया। ठीक है, 18,000 रुपए का माल 20,000 में बेचा, उधार में, उधार में बेचा तो कैश पे कोई प्रभाव नहीं, और जितने का माल बेचा, जितने लागत का, वो माल हमारा घटेगा, यानी लागत हमारा घट जाएगा, तो 18,000 रुपए का माल हम लोगों ने बेचा था। ठीक है भाई, बैंक पे भी कोई प्रभाव नहीं क्योंकि बैंक से भी पैसा आ जा नहीं रहा है। फर्नीचर पे भी कोई प्रभाव नहीं कि फर्नीचर से इससे कोई लेना देना नहीं। जितने में माल हमने उधार बेचा उतने का डेटर्स बना, तो यही माल हमने कितने में बेचा था, 20,000 में बेचा था, तो 20,000 का हमारा डेटर्स बन गया। क्रेडिटर्स में हमारा कोई प्रभाव नहीं। पूंजी पे हमारा प्रभाव पड़ गया, जितने का प्रॉफिट हो गया, 2,000 का प्रॉफिट हुआ, इसलिए पूंजी पे प्रभाव पड़ गया 2,000 का। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे इस तरह से बंद कर देंगे। अगले पेज पे हम कर देते हैं न्यू इक्वेशन। ठीक है, थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं क्योंकि अभी कुछ ट्रांजेक्शन और है। तो यहां पे न्यू इक्वेशन के तौर पे हमारा क्या बनेगा, देखो न्यू इक्वेशन। ठीक है, न्यू इक्वेशन क्या बना, देखो 70,000 और 0, 70,000 में जब 0 हुआ तो ये भाई 70,000 ही रह गया। स्टॉक का देखा जाए
स्टॉक का 2,50,000 में से 18,000 गया, तो 2,50,000 में से 18,000 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 गया तो हो गया 40, 40 में से 8 गया तो 32, तो 2,32,000। ठीक है, 2,32,000 का हमारा स्टॉक बच गया। प्लस बैंक का हमारा कितना है भाई? बैंक का हमारा 1,20,000 का 1,20,000 ही रह गया। फर्नीचर भी हमारा 30 का 30,000 ही रह गया। स्टॉक हमारा 20,000 आ गया। ठीक है, बाकी दिखा देते हैं आपको, देख लो। फर्नीचर 30 का 30,000 रह गया, डेटर्स हमारा 20,000 हो गया, और क्रेडिटर्स हमारा 70,000 हो गया। क्रेडिटर्स हमारा 70,000 हो गया, और हमारी पूंजी जो है 4,02,000 हो गए जुड़ करके। ठीक है, तो ये बात हो गया डन। चलो, तो यहां तक बातें क्लियर हो गया। इसके बाद हमारा आखिरी ट्रांजेक्शन है, छठा ट्रांजेक्शन। ये ट्रांजेक्शन क्या है भाई? छठा ट्रांजेक्शन में बोलता है क्या? ड्रॉइंग्स हुआ है, आहरण किया है, व्यक्तिगत उपयोग के लिए 25,000 रुपए की राशि आहरित की, 25,000 रुपए अमाउंट निकाला, ड्रॉइंग्स हुआ। ठीक है, तो ड्रॉइंग्स मेड। ठीक है, यहां पर लिखेंगे ड्रॉइंग्स मेड। ठीक है, कितने का राशि आहरित किया? 25,000 रुपए का ना, देख लो भाई, 25,000 रुपए की राशि निकाली गई है। ठीक है, तो हम लोग 25,000 की ड्राइंग्स हम लोग करेंगे, उसकी एंट्री करेंगे। तो 25,000 जब कैश निकाला गया, आहरण निकाला गया, तो 25,000 कैश में से माइनस हुआ। स्टॉक पर कोई प्रभाव नहीं, बैंक पे कोई प्रभाव नहीं, फर्नीचर पे कोई प्रभाव नहीं, डेटर्स पे कोई प्रभाव नहीं, क्रेडिटर्स पे कोई प्रभाव नहीं। और क्योंकि आहरण हुआ है तो आहरण हमारा पूंजी को कम करता है, तो पूंजी हमारा 25,000 से घट गया। ठीक है, फाइनल हो गया। इसके बाद हमारा कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो ये हम लोग लाइन इस तरह से खींचेंगे और इसको कहेंगे फाइनल इक्वेशन। क्या कहेंगे? फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन कितना? 70,000 में 25,000 गया तो 3 0, 10 में से 5 गया तो 5, 6 में से 2 गया तो 4, 45,000 प्लस ये 2,32,000 ही हो गया, प्लस 1,20,000 ही हो गया। ठीक है, प्लस 30,000 ही रह गया, प्लस 20,000 रह गया, प्लस 70,000 रह गया, प्लस 4,02,000 में से 25,000 गया तो भाई 3 0 हो गया, 2 में से 5 जाएंगे तो 12 में से 5 गया तो 7 5 12 7 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, 9 में से 2 गया तो फिर से 7 हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया, 3,77,000 ये हो गया। ठीक है, तो ये फाइनल हमारा जो है बन गया, फाइनल इक्वेशन हमारा आ गया। और इसी क्वेश्चन का हम आपको बैलेंस शीट बनाकर दिखा देते हैं, बोला नहीं है लेकिन फिर भी बना देते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसा बोलता है कि बैलेंस शीट भी बना करके दिखाइए, तो आना चाहिए। ठीक है, तो चलो बैलेंस शीट कैसे बनेगा देखो। बैलेंस शीट बनाने के लिए हम लोग फटाक से उसका फॉर्मेट बना देते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट इस तरह से बनता है, जैसा कि हमने आपको बताया, ऊपर हम लोग इस तरह से हेडिंग डालते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, और फिर ब्रैकेट में लिखते हैं एज, एट और डेट डाल देते हैं। इस क्वेश्चन में कोई डेट नहीं है, इसलिए ऐसे करके हम लोग छोड़ देंगे जगह। फिर हमारे बैलेंस शीट में टोटल कितने कॉलम होता है? तो बैलेंस शीट में हमारे टोटल इस तरह से 4 कॉलम होते हैं, है ना बात? इस तरह से हमारे बैलेंस शीट में 4 कॉलम होते हैं। इन 4 कॉलम में क्या होता है? इधर जाता है कैपिटल एंड लायबिलिटीज। क्या जाता है? कैपिटल एंड लायबिलिटीज। यहां पर हम लोग लिखते हैं अमाउंट, अमाउंट के नीचे हमेशा रुपए का सिंबल बनाना है। यहां पर हम लोग लिखते हैं एसेट्स, यहां पर लिखते हैं हम लोग अमाउंट एसेट्स के लिए रुपए का सिंबल। अब देखो बैलेंस शीट में क्या होगा, जो आया बस उसको लिखते जाओ लाइन बाय लाइन। जैसे कॉलम देख लो क्या है, एसेट साइड में कैश, स्टॉक, बैंक, फर्नीचर, डेटर्स है, तो ऐसे ही लिख दोगे कैश, स्टॉक, बैंक, फर्नीचर, डेटर्स। ठीक है, कैश, स्टॉक, बैंक, फर्नीचर, डेटर्स, कैश, स्टॉक, बैंक, फर्नीचर, ठीक है, डेटर्स। ठीक, और इधर क्या है? इधर क्रेडिटर और कैपिटल है, तो इधर हम लोग क्रेडिटर्स और कैपिटल, जो जो आइटम है सारे के सारे आइटम हम लोग लिख दिए। अब उनके अमाउंट भी लिख दो। जैसे यहाँ पे फाइनल इक्वेशन वाला अमाउंट लिखोगे, कैश है 45,000, स्टॉक है 45,000, 2,32,000, 1,20,000, 30,000, 20,000, 45, 2,32,000, 45,000, 2,32,000, 1,20,000, 30,000, 20,000। देख लो एक बार मिला लो, सही है? 45,000, 2,32,000, 1,20,000, 30,000, 20,000। ठीक है, ये 70,000 और 3,77,000, 70,000, 3,77,000, 70,000, 3,77,000। ठीक है, लिख दिया। अब यहां पर बैलेंस शीट क्या होना चाहिए? बराबर आना चाहिए। तो देख लो बैलेंस शीट बराबर है कि नहीं, जोड़ो।
तो 3 0 का 3 0 हो गया, 7 का 7 हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया 7 7 14, 14 का 4 हासिल लगा 1 हो गया, 3 1 4, 4,47,000 आ गया इधर की साइड में, इधर भी उतना ही आना चाहिए। ठीक है, 3 0 तो 3 0 साफ साफ दिख रहा है, फिर 5 2 7 तो ये 7 हो गया। ठीक है, फिर 4 3 7 2 9, 9 3 12, 2 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 1 3, 3 1 4, 4,47,000 यानी बराबर। तो इस तरह से बैलेंस शीट भी बनता है अकाउंटिंग इक्वेशन में। बोलो समझ में आया अच्छे से, बढ़िया से, सबको क्लियर है ना बात? तो यहां तक आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया, तो ये बात हो गया। अब क्या करना है, अब चलो हम लोग लेकर के चलते हैं आगे कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। लेकिन कुछ और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े उससे पहले हम आपको 4 पॉइंट समझाने जा रहे हैं। 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट क्या, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट समझाने जा रहे हैं, कुछ विशेष मदे। ठीक है, कुछ विशेष, ठीक है, कुछ विशेष मदे। ये आपको जो मदे हम यहां पे समझा रहे हैं, ये आपको क्लास 11 में बार बार कई चैप्टर्स में मिलते रहेंगे। ध्यान रखना, अभी यहां पे पढ़ रहे हो, फिर जनरल में भी समझोगे, फिर उसके बाद आगे चल के आप फाइनल अकाउंट में भी समझोगे, ऐसे करके बार बार समझते रहोगे। तो ध्यान से देखो क्या है। कुछ विशेष मदों में जो सबसे पहला पॉइंट हम आपको बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, अदत्तव्य। क्या बता रहे हैं पहला पॉइंट, अदत्तव्य। अदत्तव्य यानी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक, दूसरा पॉइंट हम आपको बता रहे हैं क्या, पूर्वदत्तव्य। पूर्वदत्तव्य यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तीसरा हम आपको बता रहे हैं क्या, उपार्जित आय। उपार्जित आय यानी एक्रूड इनकम। ठीक है, एक्रूड इनकम। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं क्या, अनुपार्जित आय। अनुपार्जित आय यानी अनएक्रूड इनकम। ठीक है, फिर इसके बाद, फिर इसके बाद हम आपको बता रहे हैं क्या, हरास। हरास यानी डेप्रिसिएशन। ठीक है, फिर इसके बाद पूंजी पर ब्याज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर इसके बाद हम लोग क्या जानने जा रहे हैं, आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक, डन है। तो इस प्रकार से ये कुछ विशेष चीजें, इनको आप समझो, एक एक पॉइंट को समझो। सबसे पहला जो बात करते हैं हम लोग अदत्त व्यय का, तो याद रखना अदत्त व्यय क्या होता है, एक ऐसा व्यय जो हो गया है लेकिन देना बाकी है। समझना, ऐसा व्यय जो हो चुका है, जो दे हो गया है लेकिन अभी उसका भुगतान करना बाकी है। ठीक है, क्या क्या हो गया, जो व्यय देय हो गया है, ठीक है, देय हो गया है परंतु भुगतान बाकी है, परंतु भुगतान बाकी है। ठीक है, परंतु भुगतान बाकी है। ठीक, ये इसका मतलब हो गया। अब इसका प्रभाव कहां पड़ेगा, क्योंकि हमें मेन प्रभाव समझना है, अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्रभाव क्या पड़ेगा, क्योंकि इसका भुगतान देना बाकी, इसलिए ये क्या है, इसलिए ये दायित्व है। ये क्या है, ये दायित्व है। अदत्त व्यय अपने आप में ही एक नया दायित्व बन जाता है। ठीक है, एक नया दायित्व बन जाता है। दूसरी बात, क्योंकि ये व्यय है, क्योंकि व्यय है तो इसीलिए क्या होगा, पूंजी में से माइनस, इसलिए क्या होगा, पूंजी में से घटेगा। ठीक है, तो इसके दो कॉन्सेप्ट हो गए, दो काम, दो जगह फर्क पड़ता है ट्रांजेक्शन का, तो यहां भी दो जगह फर्क पड़ा। पहला क्या बोला, पहला ये खुद एक लायबिलिटी बना, दूसरा क्या है, ये क्योंकि ये व्यय है तो इसलिए पूंजी में से घटेगा, क्योंकि व्ययों को क्या करते हैं, पूंजी में से घटा देते हैं। ठीक, अब दूसरी बात करते हैं पूर्वदत्त व्यय। पूर्वदत्त व्यय में क्या हुआ कि व्यय अभी दे नहीं हुआ है लेकिन हम लोग अग्रिम भुगतान कर दिए। ठीक है,
जिस व्यय का अग्रिम भुगतान करते हैं, जिस व्यय का अग्रिम भुगतान, अग्रिम मतलब एडवांस, जिस व्यय का अग्रिम भुगतान कर देते हैं, अग्रिम मतलब एडवांस। ठीक है, तो पहला बात क्या है, पहला बात ये हो गया एसेट्स, क्योंकि हमने क्या किया, अग्रिम में भुगतान कर दिया तो हमारा एसेट्स बन जाता है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस एक एसेट्स है। और दूसरा फर्क क्या पड़ेगा, क्योंकि हम इसका भुगतान कर दिए, ये व्यय हुआ नहीं था, देखो ये व्यय दे नहीं हुआ था, तो व्यय हुआ नहीं था, लेकिन हम एडवांस में ही पेमेंट कर दिए, इसलिए पूंजी पे असर नहीं पड़ेगा, बल्कि कहां, हम क्योंकि पेमेंट कर दिए हैं तो इसलिए ये क्या होगा, इसलिए कैश में से माइनस। ठीक है, कैश में से माइनस। ठीक, डन है बात, क्लियर है। फिर इसके बाद करते हैं उपार्जित आय। उपार्जित आय क्या, ऐसा आय जो कमा लिया है, परंतु ऐसा आय जो कमा लिया है परंतु मिलना बाकी है, परंतु मिलना बाकी है। एक आय है जो आपने कमा लिया है, यानी आय देय हो चुका है, आय आपको मिलना है लेकिन अभी मिला नहीं, मिलना बाकी है। तो याद रखना ये क्या है, ये एसेट्स है, क्योंकि आपने आय कमा लिया, आपका पैसा किसी के पास जमा है एक तरह से, तो ये आपका एसेट्स है, ये आपको मिलना अभी बाकी है। तो एक तो ये आपका एसेट्स में जाएगा, और दूसरा क्या होगा, क्योंकि ये आय है और कमा लिया है, मिलना बाकी है, इसलिए ये क्या होगा, इसलिए कैपिटल में प्लस होगा, क्योंकि आय है ना, तो कैपिटल में जुड़ेगा, जोड़ा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आय है। डन है। ठीक, अगला बात करते हैं अनुपार्जित आय का। अब अनुपार्जित आय को देखो, तो ये क्या है, अग्रिम प्राप्त आय, अग्रिम प्राप्त आय मतलब क्या है, मतलब आपने आय कमाया नहीं, लेकिन आपको पहले ही मिल चुका है, आपको एडवांस में पैसा आपके पास कोई जमा करके गया, आपने कमाया नहीं, तो इसीलिए क्या होगा, ये आपका हो गया एक दायित्व, ये आपका क्या बन गया, ये दायित्व बन गया। ठीक है, ये नया दायित्व है, और उसके साथ साथ क्या होगा, ये कैश में जुड़ेगा, क्योंकि एडवांस में आपको मिल रहा है ना, कैश में जोड़ा जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप इसको याद कर लेना। धन्यवाद। कौन सा चीज कहां पे प्रभाव पड़ेगा ये याद कर लेना, क्योंकि इसी के हिसाब से आप लोग को आगे कैलकुलेशन करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखा जाएगा, कौन किधर लिखा जाएगा, बस यही तो जानना है, बाकी तो आप फटाफट लगा ही लोगे क्वेश्चंस, है ना बात। नेक्स्ट बात देखो, नेक्स्ट है हरास। हरास क्या है भाई, हरास का मतलब है संपत्ति के मूल्य में कमी। ठीक है, किसी कारण से, किसी कारणवश स्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी, स्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी को हरास कहते हैं, मूल्य में कमी को हरास कहते हैं। ठीक है, हरास कहते हैं। ठीक है, बात डन है। चलो, तो क्या हो गया, हरास हमारा क्या, एक तो समझ में आ गया संपत्ति के मूल्य में कमी, संपत्ति के मूल्य में कमी, तो एसेट्स में से माइनस, एसेट्स में से घटेगा, पहला बात। और दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, क्योंकि हरास स्थायी संपत्ति के मूल्य में कमी हो रहा है, इसके वजह से ये क्या है, इसके वजह से ये हानि है। ठीक है, ये क्या हानि है, तो दूसरा क्या होगा, पूंजी में से घटेगा, पूंजी में से घटेगा। ठीक है, रीजन के साथ हम यहां पे सारी बातें लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट्स के तौर पे इसको रख लेना ताकि ये सब याद रहे। ठीक है, अगली बात क्या है, पूंजी पर ब्याज, इसके बारे में हम आपको बताए थे, इसके बारे में तुम लोग सीधे सीधे बताए थे, पूंजी पर ब्याज क्या होगा, पूंजी में जुड़ेगा, पूंजी में। ठीक है, पूंजी में जुड़ेगा। ठीक है, बात क्लियर है। पहला बात हो गया कि पूंजी में जुड़ेगा, दूसरा बात क्या होगा, क्योंकि ये व्यय है। ठीक है, ये क्या है, क्योंकि ये पूंजी पर ब्याज एक व्यापार के लिए एक व्यय होता है, इस वजह से इसको क्या करेंगे, इस वजह से इसे पूंजी में से घटाएंगे भी। सोचो, ये पूंजी में से जुड़ेगा भी, पूंजी में से घटेगा, दोनों होगा, पूंजी में से घटेगा। ठीक है, ये दोनों होगा, पूंजी में जुड़ेगा, पूंजी में घटेगा, दोनों।
और अगला हम बात करते हैं आरण पे ब्याज का, है ना बात। आरण पे ब्याज क्या है, आरण पे ब्याज पूंजी पे ब्याज का उल्टा आय होता है, ठीक है। और एक बात हमने आपको पहले भी बताया है, एक बात हमने आपको पहले भी बताया कि ये पूंजी में से घटेगा, ठीक है, ये पूंजी में से घटेगा, ठीक, ये पूंजी में से घटेगा, डन है बात। और इसके साथ साथ, और इसके साथ साथ क्योंकि ये आय है इसलिए पूंजी में जुड़ेगा भी, पूंजी में जुड़ेगा भी। तो ये एक ऐसा चीज है जो पूंजी में जुड़ता घटता दोनों है, सेम यही ये भी और सेम टू सेम ये भी, ये दोनों काम होता है, डन। तो ये सारे के सारे विशेष लेन देन है, विशेष मदे हैं जिसको हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में कहां जोड़ते हैं कहां घटाते हैं, ये बात हो गया। अब चलो इन्हीं टॉपिक पे थोड़े सा और क्वेश्चंस लगाते हैं, है ना बात। चलो अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन का। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें कैसे कैसे होगा। अभी हम लोग ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग एक एक क्वेश्चन में लगाते हैं और सीखते हैं कि सब चीजें कैसे हम लोग अकाउंटिंग क्वेश्चन में लिखेंगे, है ना बात। चलो तो देखो अगले क्वेश्चन में हमारा क्या बोलता है कि लेखांकन समीकरण का उपयोग करते हुए निम्नलिखित व्यवहारों को संपत्तियों पूंजी एवं दायित्वों पर प्रभाव डालिए, यानी वही अकाउंटिंग क्वेश्चन में यही ना करते हैं। तो पहला ट्रांजेक्शन बोला है नगद से व्यापार प्रारंभ किया, किस पे प्रभाव पड़ेगा आप ढूंढ लो। एक हो गया नगद पर, क्योंकि नगद से व्यापार प्रारंभ हो रहा है और जब भी व्यापार प्रारंभ होता है तो कैपिटल पे प्रभाव पड़ता ही है ना बात। दूसरा इस पे प्रभाव पड़ा। अगला बोलता है कमीशन प्राप्त किया, कमीशन प्राप्त किया, ठीक है। तो कमीशन जब प्राप्त करेंगे तो एक प्रभाव पड़ेगा आपका नगद पे, क्योंकि नगद के रूप में आप कमीशन प्राप्त करोगे। और दूसरी बात कमीशन प्राप्त करने का मतलब क्या है, आय। कमीशन प्राप्त करने का मतलब आय, और आय क्या होगा, आय आपका पूंजी में जुड़ेगा। तो आपका जो आय है वो पूंजी में जुड़ेगा, इसलिए कमीशन जो है, कमीशन वो क्या होगा, वो पूंजी में जुड़ेगा, है ना बात। ये बात डन है, वो पूंजी में जुड़ेगा, अलग से नहीं लिखना है। फिर इसके बाद बोल रहा है आपका क्या, ब्याज उपार्जित। आ गया उपार्जित, हमने क्या बोला था, जब भी उपार्जित ब्याज होगा यानी एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है, या इंटरेस्ट एक्रूड बोल लो। तो एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है, वो एक संपत्ति होता है, तो एक नया संपत्ति के नाम से वो खुल जाएगा, यानी हमारा एक्रूड इंटरेस्ट आ गया, है ना बात। और दूसरी बात, जब हमारा उपार्जित ब्याज होता है यानी ब्याज कमा लिया लेकिन वो मिला नहीं, इसी वजह से वो आय है। तो आय है तो इसी वजह से वो क्या होगा, वो पूंजी में जुड़ेगा। तो एक्रूड इंटरेस्ट क्या होगा, पूंजी में जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि वो आय है, अभी हम लोगों ने पीछे समझा, ठीक है। तो ये बात भी डन है, ठीक। फिर इसके बाद हमारा बोला है कि किराया अग्रिम प्राप्त किया, किराया अग्रिम प्राप्त किया, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। तो जो भी आय अग्रिम प्राप्त कर लेते हैं उसी को अनएक्रूड कहते हैं। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस यही क्या है, यही है अनएक्रूड, ठीक है, यही क्या है अनएक्रूड, बात समझे। अनएक्रूड रेंट इसको कहेंगे। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस को हम लोग क्या कहेंगे, अनएक्रूड रेंट बोलेंगे। और अनएक्रूड रेंट क्या होता है, वो होता है लायबिलिटीज, ठीक है। तो एक नया लायबिलिटीज बन गया अनएक्रूड रेंट नाम से, या फिर इसी को रेंट रिसीव्ड इन एडवांस नाम से भी हम लोग लिख सकते हैं, समझे। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस दोनों नाम से हम लोग लिख सकते हैं, बात समझे। तो अनएक्रूड रेंट नाम से एक लायबिलिटीज बन गया। और दूसरी बात, एडवांस में प्राप्त किया ना, तो एडवांस में प्राप्त किया तो क्या नगद में प्राप्त किया होगा, तो दूसरा कैश में प्लस होगा। यानी इन सारे के सारे ट्रांजेक्शन से ये चार चीजों पे प्रभाव पड़ा। तो चलो इसको हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखते हैं। तो हम लोग जब बनाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है, तो यहां पे इस तरह से हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है, लिखेंगे हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन। और आपको पता ही है कि कैसे क्या लिखना है, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशंस। और यहां पर हम लोग का जो फॉर्मेट ड्रॉ होगा, फॉर्मेट जब ड्रॉ होगा तो उसमें क्या होना है, एक लाइन थोड़ा सा चौड़ा छोड़ करके, फिर इसके बाद यहां पर जो एसेट्स है वो एसेट, जो लायबिलिटीज है लायबिलिटीज। तो एसेट्स कितने हैं, तो देखो एक ये एसेट्स है, दूसरा ये एसेट्स है, ठीक है, ये दोनों एसेट्स है। और ये जो है ये लायबिलिटी है, और ये तो पूंजी होता ही है, ठीक। तो हमारे दो एसेट्स हैं, एक है कैश, दूसरा है एक्रूड इंटरेस्ट। बड़ी सिंपल सी बात है, हमारे पास दो एसेट्स है, एक है कैश, दूसरा है एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है, एक्रूड इंटरेस्ट, ये हमारे पास एसेट्स है, ठीक है। लायबिलिटीज में हमारा एक लायबिलिटीज है अनएक्रूड, ठीक है, अनएक्रूड रेंट। और उसके बाद हमारे पास क्या है, कैपिटल है, डन है बात। तो यही हो गया, ठीक है। थोड़ा कैश को इधर ही लिख देते हैं यार, काफी दूर लग रहा है बेचारा अकेले अकेले, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा क्या है, फिर इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसके साथ साथ हमारा क्या जा रहा है, तो ऐसे करके हम लोग जो है फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। ये बराबर के ऊपर बराबर लगा दो, यहां लिख दो एसेट्स, ये हमारे एसेट्स के साइड है, ये इसके प्लस के ऊपर प्लस लगा दो, इधर लिख दो लायबिलिटीज, और इधर क्या लिख दो, इधर लिख दो कैपिटल, ठीक है। और यहां पर हो गया हमारा ट्रांजैक्शन,
इस तरह से हम लोग फॉर्मेट बना लिए। जब हम लोग फॉर्मेट बना लिए तो अब हम लोग एक एक ठो लिखना स्टार्ट करेंगे, क्या, इक्वेशंस और ट्रांजेक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या है, सबसे पहला ट्रांजेक्शन वही व्यापार प्रारंभ किया 2.5 लाख रुपए से। व्यापार प्रारंभ किया 2.5 लाख रुपए से, तो लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड। ठीक है, बिजनेस स्टार्टेड, और कैश से प्रारंभ किया 2.5 लाख से, तो कैश में हमारा 2.5 लाख बढ़ गया। एक्रूड इंटरेस्ट में कुछ नहीं, अनएक्रूड रेंट में कुछ नहीं, और पूंजी में हमारा 2.5 लाख हो गया, बढ़ गया। पहला ट्रांजेक्शन हो गया। दूसरे ट्रांजेक्शन को देखो, क्या दूसरे ट्रांजेक्शन में हमारा जो है कमीशन प्राप्त हुआ है। ठीक है, कमीशन रिसीव्ड कितना, 50,000 का। कमीशन रिसीव्ड 50,000 रुपए। ठीक है, कमीशन रिसीव्ड कितने का, 50,000। 50,000 का जब कमीशन रिसीव्ड होगा तो कैश में 50,000 बढ़ेगा, क्योंकि भैया कमीशन रिसीव्ड हो रहा है, कैश में आएगा तो कैश में 50,000 बढ़ेगा। एक्रूड इंटरेस्ट में कुछ नहीं, अनएक्रूड रेंट में कुछ नहीं, और आय है हमारा कमीशन जो है, तो यहां पर 50,000 हमारा पूंजी में भी प्लस होगा, क्योंकि क्या है, कमीशन आय है, आय से हमारा क्या होता है, पूंजी जुड़ता है। ठीक है ना बात, आय से पूंजी जुड़ता है, वैसे पूंजी घटता है। डन है बात, ठीक है, बात समझे ना, आय से पूंजी जुड़ता है, वैसे पूंजी घटता है, इसलिए ये पूंजी में जुड़ गया। अब हम लोग देखेंगे क्या, न्यू इक्वेशन। हम लोग लिखेंगे क्या, न्यू इक्वेशन, क्योंकि दो ट्रांजेक्शन हो गया, दो ट्रांजेक्शन के तुरंत बाद हम लोग लिखते हैं न्यू इक्वेशन। ठीक है, तो दो ट्रांजेक्शन हो गया, तो न्यू इक्वेशन क्या हुआ, ये हो गया हमारा 3 लाख, कैश हमारा हो गया 3 लाख, ये हमारा तो भैया अभी तक जीरो है, ये भी हमारा अभी तक जीरो है, और पूंजी हमारा हो गया 3 लाख, पूंजी हमारा हो गया 3 लाख। ठीक, फिर इसके बाद हमारा देखो क्या, फिर इसके बाद अगला हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो है एक्रूड इंटरेस्ट, कितने का, 2,000 का। एक्रूड इंटरेस्ट है 2,000 का, तो हम लोग तीसरा ट्रांजेक्शन डालेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट 2,000 का, इससे कैश पे कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि क्या है, ब्याज कमा लिया लेकिन मिला नहीं, इसलिए कैश पे नहीं जाएगा। ठीक है, एक्रूड इंटरेस्ट हमारा 2,000 का, तो ये 2,000 हो गया। अनएक्रूड रेंट पे कोई प्रभाव नहीं, और एक्रूड इंटरेस्ट कमाया गया आय है, इसलिए हमारा क्या होगा, पूंजी में भी 2,000 रुपए जुड़ेगा। ठीक है, पूंजी में भी 2,000 रुपए जुड़ेगा। इस हिसाब से फिर से हम लोग न्यू इक्वेशन अपना देखेंगे, तो फिर से हम लोग न्यू इक्वेशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यू इक्वेशन देखा जाए तो ये अभी 3 लाख ही रह गया, क्योंकि जीरो इसमें हुआ है। ये हमारा 0 + 2,000 2,000 हो गया, ये अभी तक जीरो है, और ये हो गया हमारा 3,02,000 जुड़ने पर। ठीक है, डन है। और सबसे आखिरी ट्रांजेक्शन चौथा क्या है, चौथा है अनएक्रूड रेंट, या रेंट रिसीव्ड इन एडवांस भी हम लोग देख सकते हैं, उसका मतलब ही अनएक्रूड रेंट होता है। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। अब जैसे ही रेंट रिसीव्ड इन एडवांस बोला है, तो जाहिर सी बात है कैश में आएगा ना पैसा, इसलिए इसका प्रभाव कैश पे पड़ेगा। कितना है, 24,000, तो इसका प्रभाव पहली बात कैश पे पड़ेगा, 24,000 हमारा कैश में आ जाएगा, क्योंकि एडवांस में रिसीव हुआ। अनएक्रूड इंटरेस्ट से इसका कोई मतलब नहीं है, और जब भी रेंट रिसीव्ड इन एडवांस होता है उसी को कहते हैं अनएक्रूड रेंट, तो वो 24,000 अनएक्रूड रेंट में जाएगा, और इसका पूंजी पे कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि ये अभी तक कमाया नहीं गया, पहले ही मिल गया, जब कमाएंगे तब पूंजी में जुड़ता है। ठीक है, तो हो गया बात डन। तो चलो, तो ये बात हमारा हो गया कंप्लीट। अब हमारा फाइनल इक्वेशन बनेगा, तो फाइनल इक्वेशन क्या होगा भाई, फाइनल इक्वेशन हमारा बना कितना, फाइनल इक्वेशन हमारा बना ये 3,24,000 कैश का, एक्रूड रेंट का, एक्रूड इंटरेस्ट का हमारा 2,000, अनएक्रूड रेंट का हमारा 24,000। ठीक है, और हमारा पूंजी का हो गया कितना, 3,02,000। डन है, बात खत्म। ठीक, चलो, तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो ये यहां पर हम लोग ने दो कॉन्सेप्ट सीखा, कौन सा, एक्रूड और अनएक्रूड का। हमने अभी बहुत से कॉन्सेप्ट बताया था ना, तो चलो एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट और आते हैं, 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ आ जाए। ठीक है, जैसे ये देखो, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें कुछ जो है ज्यादा टॉपिक आ रहा है, तो चलो देखते हैं, जितना पढ़े हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स का मिश्रण इसमें आ रहा है। देखो क्या क्या चीजें समझते हैं और इसको भी लिखना सीखते हैं। देखो क्या बोलते हैं, सबसे पहले बोलता है निम्नलिखित से लेखांकन समीकरण बनाइए, और क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट, अग्रवाल ने 80,000 रुपए नगद, 50,000 रुपए के माल तथा 20,000 रुपए के फर्नीचर से व्यापार प्रारंभ किया।
ठीक है, पहले ही ट्रांजेक्शन में देखो कितना चीज मिल गया। सबसे पहले बोला है कि नगद से, फिर बोल रहा है क्या, माल से, फिर बोल रहा है क्या, फर्नीचर, नगद से, माल से, नगद से, माल से, फर्नीचर से, फिर बोला है फर्नीचर। इन सब से व्यापार प्रारंभ किया तो ये सब हो गया, और जब भी व्यापार प्रारंभ होगा तो आपको पता है ना कैपिटल तो जाएगा ही। ठीक है, डन है बात। पहले ट्रांजेक्शन से इतना आइटम मिल गया। फिर उसके बाद क्या बोला है, फिर उसके बाद बोला कि उपयुक्त माल का आधा लागत पर 10% लाभ देकर बेचा गया। इस बात को समझो, उपयुक्त माल का, माल कितना है 50,000, इसका आधा, इसका आधा लागत में, यानी 50,000 का आधा कितना हुआ 25,000। ठीक है, 25,000 लागत का, 25,000 लागत का माल 10% लाभ पर बेचा गया। तो 25,000 का 10% कितना होगा, तो अगर हम लोग 10% लाभ निकालें तो 25,000 का 10%, ठीक है, 25,000 का 10% निकालोगे तो कितना होगा, 0 0 आपस में कट गया, यानी 2500। तो 2500 रुपए लाभ। ठीक है, 2500 रुपए जो है ये क्या है, लाभ। अब देखो, माल की लागत थी 25,000, माल का लाभ है 2500, तो माल का विक्रय मूल्य कितना हुआ, विक्रय मूल्य, तो माल का विक्रय मूल्य हो गया, लागत हो गया 25,000, लाभ हो गया 2500, यानी 27,500, 27,500 रुपए में माल को बेचा गया। माल को कितने रुपए में बेचा गया, 27,500 रुपए में बेचा गया, वो भी नगद बेचा गया। तो कहां कहां प्रभाव पड़ेगा, माल नगद बेचा, तो पहला प्रभाव पड़ेगा कैश पर, कितने रुपए का, 27,500 जितने का माल बेचा। दूसरा प्रभाव पड़ेगा माल पर, कितने का, आधा, यानी वही 25,000। तीसरा प्रभाव पड़ेगा लाभ, कितना, 2500 कैपिटल पर। ठीक है, तो ये प्रभाव पड़ा। अगला, ये सारी चीज यहां पे दिया, यानी कोई नया खाता नहीं बना। अगला बोलता है कि उधार माल बेचा, लागत है 10,000, 13,000 रुपए में उधार माल बेचा, तो फिर से हमारा लागत है कितना, लागत है 10,000, यानी माल में से 10,000 घटेगा, और 13,000 रुपए में उधार माल बेचा। तो माल जब भी उधार बेचते हैं तो क्या बनता है, माल उधार बेचते हैं तो डेटर्स बनता है। तो 13,000 का यहाँ पे डेटर्स बन गया, और 10,000 में से 13,000 में से 10,000 माइनस कर दी तो आया कितना, 3,000, ये प्रॉफिट हो गया, है ना बात। 13,000 में बेचा गया 10,000 का माल, यानी दोनों का डिफरेंस 3,000 हमारा प्रॉफिट हो गया। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये क्या है, ये एसपी है, ठीक है, और ये क्या है, ये सीपी है ना बात। तो प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, प्रॉफिट हमारा हो गया 13,000 माइनस 10,000, यानी हमारा कितना, 3,000, 3,000 हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक, फिर इसके बाद क्या बोलता है, फिर इसके बाद बोलता है पूर्वदत्त बीमा 2,000 और अदत्त मजदूरी 3,500। अब इन दोनों को दो बार करेंगे अलग अलग, पूर्वदत्त बीमा का अलग से लेखा करोगे, अदत्त मजदूरी का अलग से लेखा करोगे। एक साथ भी कर सकते हो लेकिन ज्यादा लंबा पड़ जाएगा, है ना बात, इसलिए अलग अलग करना। पूर्वदत्त बीमा को अलग से कर लेना और अदत्त मजदूरी को अलग से कर देना। दोनों अभी आपने सीखा है, जस्ट हमने बताया था कि क्या होता है, कहां जुड़ता है, कहां घटता है, तो चलो इसको भी देख लेना, ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर इसके बाद बोल रहा है फर्नीचर पे हरास। हरास भी अभी हमने आपको पढ़ाया था, हरास क्या होता है। तो फर्नीचर पे हरास है 2,000 का, कहां कहां फर्क पड़ेगा, फर्नीचर पे हरास है तो फर्नीचर में कमी, हरास है संपत्ति में कमी, और हरास हानि भी होता है तो पूंजी में घटेगा। तो ये दोनों पहले से ही लिखा हुआ है, इसलिए ये कुछ नहीं होगा। और पूर्वदत्त बीमा अदत्त मजदूरी का भी लिख देते हैं यार। पूर्वदत्त बीमा क्या है, पूर्वदत्त बीमा का प्रभाव कहां पड़ेगा, एक तो पूर्वदत्त बीमा खुद एक संपत्ति बनता है, तो पूर्वदत्त बीमा जो है खुद एक संपत्ति बनता है, और दूसरा क्या है, क्योंकि ये एडवांस में दिया जाता है तो दूसरा प्रभाव कैश पे पड़ेगा, तो कैश पहले से ही है। उसी तरह अदत्त मजदूरी, अदत्त मजदूरी खुद अपने आप में लायबिलिटी बनता है। अदत्त मजदूरी क्या होगा, खुद अपने आप में एक लायबिलिटी बनेगा, और उसके बाद क्योंकि ये व्यय है और ये हो चुका रहता है तो दूसरा प्रभाव इसका पूंजी में पड़ेगा, पूंजी में से घटेगा, तो ये पूंजी यहां पे पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी हरास वाला समझ में आ गया कि एक फर्नीचर में से माइनस और दूसरा आपका क्योंकि हानि है तो पूंजी में से माइनस। ठीक है, और फिर इसके बाद पूंजी पर ब्याज। आपको पता ही पूंजी पर ब्याज, एक पूंजी में जुड़ेगा दूसरा पूंजी में घटेगा। जुड़ेगा इसलिए क्योंकि ब्याज से पूंजी बढ़ता है, घटेगा इसलिए क्योंकि पूंजी पर ब्याज व्यय है। ठीक है, तो इसका जुड़ना घटना दोनों बराबर हो जाएगा। डन है, तो चलो ये सारे के सारे चीजें हम लोग को मिल गया। अब हम लोग अकाउंटिंग की क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे टोटल कितने एसेट्स हैं, यहाँ पे देखो कॉलम में ढेर सारी चीजें हैं। ये हमारा एसेट्स है, ये हमारा एसेट्स है, ये हमारा एसेट्स है, ये हमारा एसेट्स है, ये हमारा एसेट्स है। ठीक है, 5 चीजें एसेट्स है। लायबिलिटीज, ये हमारा एक लायबिलिटीज है, और ये तो डायरेक्ट पूंजी है। तो चलो हम लोग बनाते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, देखते हैं क्या क्या चीजें कैसे कैसे जाएगा। लिखेंगे हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशंस। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक,
और जब हम लोग बनाएंगे इसको, है ना बात, और हम लोग जब इसको बनाएंगे तो ये ट्रांजेक्शन के लिए जगह छोड़ दोगे और जितने एसेट्स है पहले उनको लिख लो। तो यहाँ पे काफी ढेर सारे एसेट्स है, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, प्रीपेड, इंश्योरेंस। कैश, स्टॉक, फर्नीचर, छोटा छोटा थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, कैश प्लस स्टॉक प्लस फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर प्लस कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स और प्रीपेड इंश्योरेंस ना, डेटर्स और प्रीपेड इंश्योरेंस, डेटर्स, ठीक है, प्लस प्रीपेड इंश्योरेंस। फिर लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, दूसरा लाइन यूज कर लेते हैं, वेजेस और कैपिटल, ठीक है, डन है। चलो ये हमारा इस तरह से हम लोग लाइन खींच दिया, यहां पर एक और लाइन खींचा गया, बराबर के ऊपर बराबर का सिंबल लगाओ, इधर लिख दो एसेट्स, ये सारे के सारे एसेट्स का आइटम है। फिर यहां पर लिख दो लायबिलिटीज, कैपिटल से पहले वाले प्लस के ऊपर प्लस लगा दो और कैपिटल के ऊपर कैपिटल लिख दो, ठीक है। यहां पर लिख दो ट्रांजेक्शंस। चलो अब एक लाइन में तो हमारा होगा नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा हम इसको आगे भी बढ़ा देते हैं फॉर्मेट को, जाहिर सी बात है दो हिस्सा तो लेगा ही लेगा, 2 पेज। चलो अब पहला हम लोग बात करते हैं सबसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन का। तो पहला ट्रांजेक्शन हमारा क्या है, व्यापार प्रारंभ हुआ है बहुत दुनियादारी के साथ, ठीक है, बहुत सी चीजों के साथ व्यापार प्रारंभ हुआ है, नगद है, माल है और फर्नीचर है। तो हम लोग लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है, पहला ट्रांजेक्शन लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड, और जो जितना है उसको उतना उसमें लिख देंगे। नगद कितना है भाई, तो हमारा नगद है, माल है, फर्नीचर है। नगद है 80 50 20, 80 50 20, ठीक है, 80 है नगद, ठीक है, 80 हमारा नगद है, 50 है हमारा माल और 20 है हमारा फर्नीचर। 80 50 20, डेटर्स में कुछ नहीं, प्रीपेड इंश्योरेंस में कुछ नहीं, आउटस्टैंडिंग वेजेस कुछ नहीं, और कैपिटल कितने का हो गया, 8 5 13 और 2, ठीक है, 15, यानी 1.5 लाख। 1.5 लाख का हमारा पूंजी हो गया, ठीक है। ये पहला ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है, दूसरा ट्रांजेक्शन का अगर देखा जाए तो दूसरा ट्रांजेक्शन यहां पे क्या है भाई, तो यहां पर बोलता है उपयुक्त माल का आधा जो है 10% लाभ पर नगद बेचा गया, यानी गुड्स सोल्ड। बाकी कैलकुलेशन हम समझा ही चुके हैं, तो लिख देंगे गुड्स सोल्ड, नगद बेचा गया, उपयुक्त माल का आधा, तो 25,000 में हम लोग 10% प्रॉफिट जोड़ देंगे, यानी 27,500। तो 27,500 नगद बेचा गया, तो 27,500 हमारा कैश में बढ़ गया, क्योंकि माल बेचने से पैसा आएगा ना, तो इस कैश में 27,500 बढ़ गया। जितने माल को बेचा गया नहीं आधा, तो 25,000 की लागत का माल बेचा गया, तो इससे 25,000 यहां से माइनस हो गया। फर्नीचर पे कोई प्रभाव नहीं, डेटर्स पे कोई प्रभाव नहीं, प्रीपेड इंश्योरेंस पे कोई प्रभाव नहीं, आउटस्टैंडिंग वेजेस पे कोई प्रभाव नहीं, और जो इन दोनों के बीच का प्रॉफिट है यानी 2,500 जो हमारा 10% था, वो हमारा पूंजी में जुड़ गया, ठीक। इस हिसाब से हमारे 2 ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुए। इसको हम लोग लिखेंगे क्या, इसको हम लोग लिखेंगे न्यू इक्वेशन, ठीक है, लिख देंगे हम लोग न्यू इक्वेशन। चलो न्यू इक्वेशन क्या जाएगा, 8 2 10, 1,07,500, कैश में हो गया 1,07,500, स्टॉक में हो गया 25,000, ठीक है, फर्नीचर अभी भी 20,000, यहां पे हमारा, ठीक है, यहां पर हमारा अभी भी डेटर्स 0 है, प्रीपेड इंश्योरेंस अभी भी 0 है, आउटस्टैंडिंग वेजेस अभी भी 0 है, और ये हो गया 1,52,500, ठीक है। चलो तो यहां तक बातें डन। तीसरा ट्रांजेक्शन क्या है, तीसरा ट्रांजेक्शन बोला कि उधार माल बेचा, लागत है 10,000 और बेचा गया 13,000 में, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। लागत है 10,000, बेचा है 13,000 में, तो उधार बेचा है तो इसलिए कैश में कोई प्रभाव नहीं। माल बेचा है, लागत है 10,000 का, तो 10,000 का माल कम हुआ जितने के लागत का बेचा। फर्नीचर पे इसका बेचने से कोई प्रभाव नहीं होगा। डेटर्स पे प्रभाव पड़ेगा, 13,000 रुपए में उधार बेचा है, तो 13,000 रुपए का क्या बनेगा, हमारा डेटर्स बन गया। 13,000 रुपए में उधार माल बेचा है ना, तो 13,000 का डेटर्स बन गया। प्रीपेड इंश्योरेंस पे कोई प्रभाव नहीं, आउटस्टैंडिंग वेजेस पे कोई प्रभाव नहीं,
और इन दोनों का प्रॉफिट हुआ हमारा 3000, तो 3000 प्रॉफिट है तो पूंजी में 3000 जुड़ गया। ठीक है, 3000 हमारा प्रॉफिट पूंजी में जुड़ गया। तो इस हिसाब से हमारा क्या क्या कितना गया, तो भाई इस प्रकार से हमारा न्यू इक्वेशन जो बना, इस प्रकार से कितना बन गया न्यू इक्वेशन, समझ रहे हो ना। ढेर सारे क्वेश्चन देखो लगा रहे हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, एकदम समझ में आ जाए। ध्यान से देखोगे, सारे क्वेश्चन देखोगे, सब एकदम क्लियर हो जाएगा। हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1,07,500 ही, दोनों जोड़ करके 1,07,500 ये कैश का हो गया। स्टॉक अब हमारे पास बचा है मात्र 15,000 रुपए का। फर्नीचर हमारा अभी भी 20 का 20,000 ही है। डेटर्स हमारा अब हो गया 13,000 का। प्रीपेड इंश्योरेंस भाई अभी भी 0 है। आउटस्टैंडिंग वेजेस अभी भी 0 है। और पूंजी हो गया 1,55,500। ठीक है, 1,55,500 की हमारी पूंजी हो गई। चलो अगला ट्रांजेक्शन देखें। अगला ट्रांजेक्शन में हमारे दो ट्रांजेक्शन का मिश्रण है, एक है पूर्वदत्त बीमा, दूसरा है अदत्त मजदूरी। तो सबसे पहले पूर्वदत्त बीमा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पूर्वदत्त बीमा कर देते हैं। तो हमारा चौथा ट्रांजेक्शन, या दोनों साथ में लिख दें क्या? पूर्वदत्त बीमा को हम लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है, एंड अदत्त मजदूरी को लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस। चलो दोनों साथ में कर देते हैं भाई। तो पहले पूर्वदत्त बीमा का आइटम लिखो, उसके बाद अदत्त मजदूरी का आइटम लिखो। तो पूर्वदत्त बीमा का अगर हम लोग लिखेंगे तो पूर्वदत्त बीमा से क्या होगा? पूर्वदत्त बीमा से होगा हमारा जो है कैश पे प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि एडवांस में पेमेंट हो रहा है। कितना हो रहा है भाई पूर्वदत्त बीमा का एडवांस में पेमेंट? तो पूर्वदत्त बीमा का एडवांस में पेमेंट है 2,000, तो इसका क्या होगा कैश में प्रभाव पड़ेगा 2,000 माइनस। स्टॉक पे इन दोनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसलिए 0। फर्नीचर पे इन दोनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसलिए 0। डेटर्स पे इन दोनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसलिए हो गया 0। ठीक है, और पूर्वदत्त बीमा से हमारा नया पूर्वदत्त बीमा करके जो एसेट बन जाता है तो वो लिख देंगे हम लोग 2,000 रुपए। तो पूर्वदत्त बीमा का हमारा एसेट बन गया 2,000 का। ठीक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस का क्या प्रभाव पड़ेगा? आउटस्टैंडिंग वेजेस का प्रभाव पड़ेगा कि पहले तो ये खुद एक लायबिलिटी बन जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने का? तो आउटस्टैंडिंग वेजेस अपने आप 3,500 का खुद एक लायबिलिटी बन गया। ठीक है, खुद एक 3,500 का लायबिलिटीज बन गया। और इसके साथ साथ क्योंकि ये खुद अपने आप में क्या है, क्योंकि खुद अपने आप में एक व्यय है ना बात, खुद अपने आप में ये एक व्यय है, तो व्यय है इसलिए ये एसेट्स में से मतलब कैपिटल में से 3,500 माइनस भी होगा। ठीक है, तो देखो इसमें हमने दोनों को एक साथ लिख दिया, पूर्वदत्त बीमा और आउटस्टैंडिंग वेजेस दोनों एक साथ लिख दिया। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो है न्यू इक्वेशन क्या बनेगा देख लो। यहां पर अगर हम लोग देखें तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगा, न्यू इक्वेशन हो गया, ये हो गया 1,05,500, सही है ना, 1,05,500। स्टॉक 15,000 ही रह गया, ये हमारा 20,000 हो गया, ये हमारा 13,000 हो गया। ठीक, ये हमारा 2,000 हो गया, ये हमारा 3,500 हो गया, और ये पूंजी हमारा हो गया 1,52,500 वापस, नहीं 1,52,000 वापस है, 500 नहीं, क्योंकि 500 भी घट गया ना। ठीक, डन है। चलो तो यहां तक बातें हो गया एकदम कंप्लीट। अगला ट्रांजेक्शन क्या है भाई? अगला ट्रांजेक्शन है फर्नीचर पे हरास लगा, तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,000। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अगला ट्रांजेक्शन, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हो गया कितना? हरास लगा 2,000 रुपए का। कितने का हरास लगा? 2,000 का ना, देख लो। तो बिल्कुल 2,000 का हरास है। तो इस 2,000 के हरास से क्या होगा? एक तो फर्नीचर में कमी, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या करता है, संपत्ति का मूल्य कम कर देता है, इससे कैश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इससे स्टॉक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे फर्नीचर पे क्या होगा? 2,000 की कमी हो गई। ठीक है, फर्नीचर पे इस पे 2,000 की कमी हो गई। ठीक, इसके बाद देखो फर्नीचर पे 2,000 की कमी हो गई, और इसके बाद डेटर्स पे इसका कोई प्रभाव नहीं। ठीक है, और प्रीपेड इंश्योरेंस पे भी इसका कोई प्रभाव नहीं, और इसके बाद इसका आउटस्टैंडिंग वेजेस पे भी कोई प्रभाव नहीं। लेकिन जो हमारा संपत्ति में कमी हो रहा है, यानी ये हमारा जो हरास लग रहा है, ये एक हानि है। तो हानि है इसलिए इसका पूंजी में से भी क्या होगा? 2,000 की कमी होगी। ठीक है,
इस वजह से अब इसका हम लोग न्यू इक्वेशन जब निकालेंगे तो हम लोग इसको अगले पेज पे कर देते हैं, ठीक है। इसको अगले पेज पे जस्ट ले जा रहे हैं, समझ लेना, यहाँ पे लाइन खींचा हुआ है। तो लाइन खींचा हुआ है तो इसका अब न्यू इक्वेशन जब बनेगा तो क्या बनेगा, देखो इसका जब न्यू इक्वेशन बनेगा तो हमारा क्या बनेगा, देख लो। 1,05,500 सेम टू सेम, 1,05,500 सेम टू सेम कैश के लिए, प्लस स्टॉक के लिए 15,000 भी सेम टू सेम, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं, देख लो। स्टॉक के लिए 15,000 सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं। फर्नीचर का 20,000 में से 2,000 चल गया तो 18,000 हो गया, 18,000। स्टॉक का हमारा भाई स्टॉक नहीं, फर्नीचर के बाद क्या है, फर्नीचर का डेटर्स, डेटर्स 13,000 और प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000, ठीक है। तो डेटर्स 13,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000। वही हम लोग आउटस्टैंडिंग वेजेस की बात करें तो आउटस्टैंडिंग वेजेस भी सीधे सीधे 3,000 और कैपिटल हो गया हमारा, कैपिटल हमारा हो गया 3,000 नहीं 3,500 है ना यार, कितना है, हाँ 3,500। आउटस्टैंडिंग वेजेस 3,500 और कैपिटल हमारा कितना हो गया 1,50,000, 3,500 और 1,50,000, ये हो गया 3,500 और कैपिटल हो गया 1,50,000, ठीक है। इसके बाद कोई ट्रांजेक्शन है क्या, तो इसके बाद एक और ट्रांजेक्शन है ना, वो पूंजी पर ब्याज, ठीक है। पूंजी पर ब्याज का 1,200, तो ये भी हम लोग लिख लेंगे, फिर फाइनल इक्वेशन बन जाएगा। पूंजी पर ब्याज, ठीक है। इंटरेस्ट, कौन सा नंबर का ट्रांजेक्शन था, 6ठा नंबर का, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। 6ठा नंबर का हम लोग लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फर्क कहां पड़ेगा, पूंजी में ही पड़ेगा, जुड़ेगा भी घटेगा भी दोनों। तो यहां पर कोई प्रभाव नहीं, यहां भी 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 कोई प्रभाव नहीं, और यहां जुड़ेगा घटेगा दोनों। कितने रुपए का, तो पूंजी पर ब्याज हमारा है 1,200 रुपए का, तो 1,200 प्लस 1,200 माइनस, ठीक है, ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही आपको लिखना है, 1,200 प्लस, ठीक है, और फिर 1,200 माइनस, एकदम ऐसे करके लिखना है, 1,200 प्लस 1,200 माइनस। और फिर इसके बाद हम लोग यहां पर, क्योंकि ये लास्ट ट्रांजेक्शन है तो यहां पर हम लोग लिख देंगे फाइनल इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन, ठीक है। और फाइनल इक्वेशन कितना हो गया, ये हो गया 1,05,500 प्लस 15,000 प्लस 18,000 प्लस 13,000 प्लस 2,000 प्लस बराबर 3,500 और प्लस 1,50,000। फाइनली हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, डन है। तो अब हमको लगता है आप लोगों को ये सारी की सारी बातें समझ में आ गया होगा। आप लोग जो है इस तरह के क्वेश्चंस अब लग रहा है कि लगा लोगे, है ना बात, लगा लोगे कि नहीं, यकीन है अपने ऊपर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करा देते हैं और इसके बाद हम लोग इस चैप्टर को करते हैं समाप्त। साथ ही साथ हम 2 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के तौर पे भी दे देंगे ताकि आप लोग उन 2 क्वेश्चन को लगा करके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर पाओ, थोड़ा सा इस चैप्टर को समझ पाओ, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन हम आपको और करवा देते हैं, ये क्वेश्चन, और करवा क्या देते हैं, इसको समझा दें, इसको हम समझा देते हैं, आप लोग खुद से कर लेना, है ना बात। इसको भी हम समझा देते हैं, आप लोग खुद से कर लेना, क्योंकि इसमें एक बस नया टॉपिक आपको मिलेगा, बाकी सारी चीजें वैसा ही है जैसा आपने पढ़ा है। ध्यान से देखो क्या है, ध्यान से यहां पे देखोगे तो सबसे पहले क्या बोलता है, वही कि निम्नलिखित लेन देनों का आधार मानते हुए लेखांकन समीकरण बनाना है। सबसे पहले व्यवसाय प्रारंभ किया, नगद है 5 लाख और माल है 2 लाख। समझ में आई गया कहां कहां कैसे होगा, है ना बात। फिर उसके बाद बोलता है कि 1 लाख रुपए का, ये 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख रुपए का माल नगद और 3 लाख रुपए का माल उधार खरीदा। ऐसा भी क्वेश्चन आपने देख ही लिया क्या क्या कैसे कैसे होगा। फिर बोलता है 4 लाख रुपए का माल उधार बेचा, उसकी लागत है 3.5 लाख। ऐसा भी आपने देख ही लिया कि कैसे क्या होगा। फिर उसके बाद बोलता है लेनदारों को नगद भुगतान किया, यहीं पे ध्यान देना, लेनदारों को नगद भुगतान किया 2,80,000। तो फर्क कहां पड़ेगा, तो देखो फर्क ये पड़ेगा कि आपका, और उसके साथ बोला कि 20,000 रुपए का, उसके साथ बोला उससे बट्टा प्राप्त किया कितने का, 20,000 रुपए का। तो ध्यान देने वाली बात है कि जितना भुगतान किया, यानी ये आपने भुगतान किया, तो ये 2,80,000 ये कैश में से माइनस होगा, कैश में से माइनस, ठीक है, 2,80,000 कैश में से माइनस होगा। और जब हम लोग भुगतान किया और हमें बट्टा मिला है, क्या लिखा है, देखो बट्टा प्राप्त किया, डिस्काउंट रिसीव, तो डिस्काउंट मिलना हमारे लिए लाभ है, तो ये क्या होगा, ये पूंजी में जुड़ेगा, ये क्या होगा, ये पूंजी में जुड़ेगा। बट्टा मिलना हमारे लिए लाभ है तो पूंजी में जुड़ेगा। और इन दोनों को जोड़ करके, ठीक है, इन दोनों को जोड़ करके कितना, 2,80,000
और प्लस 20,000, यानी अपना टोटल कितना, टोटल 3 लाख, टोटल 3 लाख हमारा क्या होगा, क्रेडिटर में से माइनस होगा। ठीक है, क्रेडिटर में से माइनस होगा ये 3 लाख, 3 लाख हमारे क्रेडिटर्स घटेंगे, जितना भुगतान हो गया उतना। ठीक है, तो कैश में से माइनस करना 2,80,000, कैपिटल में प्लस करना 20,000 और दोनों जोड़ करके 3 लाख क्रेडिटर में से माइनस करना। ठीक, नेक्स्ट बात देखो, अब सेम इसी तरह देनदार वाला भी, देनदार से नगद प्राप्त हुए और उससे बट्टा दिया, तो यहां भी वैसा ही हो गया। देनदार से जो नगद प्राप्त हुए 3,70,000, ये कैश में प्लस होगा क्योंकि उससे पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, और उन्हें बट्टा दिया, तो बट्टा जब हम डिस्काउंट देते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है, वो हमारे लिए हानि हो गया, तो इसीलिए कैपिटल में से माइनस हो गया। बट्टा दिया तो क्या हो गया, हानि हो गया, इसलिए इसको कैपिटल में से माइनस कर दिया। और इन दोनों को जोड़ करके, इन दोनों को जोड़ते हुए यानी कितना, 4 लाख। 4 लाख क्या होगा, 4 लाख आपका माइनस होगा किस में से, 4 लाख माइनस होगा डायरेक्ट डेटर्स में से, डेटर्स में से 4 लाख माइनस हो जाएगा। बस यही एक नया टॉपिक है डिस्काउंट वाला, आपको बताने को रह गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का होमवर्क है, इसको भी कर लेना। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा कहां पे क्या लिखना है, बस यही तो है ना बात। ये एक होमवर्क हो गया, एक क्वेश्चन ये छोटा सा होमवर्क है, इसमें देखो वही अदद मजदूरी और पुरोदत बीमा वाला कॉन्सेप्ट है, समझ ही चुके हो कैसे जाएगा, अभी जस्ट इसको हम लोग लगाए। और एक थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन ये है। ठीक है, और इस बड़े से क्वेश्चन में आप लेखांकन समीकरण तो बनाओगे, साथ ही साथ आप बैलेंस शीट भी बनाओगे, और बैलेंस शीट अगर बराबर आ गया तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये होमवर्क है। ठीक, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग लगा लेना, प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इतने क्वेश्चन हमने करा दिया तो आप लोग इसमें आराम से इस क्वेश्चन को लगा के कर लोगे, है ना बात, बढ़िया से ये भी आप कर लोगे, क्योंकि वही सारे कॉन्सेप्ट इसमें भी हैं जो हमने आपको अभी तक पढ़ाए। ठीक है, तो चलो बस आज की क्लास में इतना ही। अगर ये क्वेश्चन आपको चाहिए, ये जो हमने स्लाइड आपको पढ़ाई, ये आपको अगर चाहिए तो आप लोग क्या करोगे, वही जो बैच हमने स्टार्टिंग में बताया था पेस स्टेट बोर्ड, उसमें जाओ, जुड़ जाओ, ये नोट्स आपको वहीं पे मिलेगा, साथ ही साथ ये वीडियो भी आपको वहां पे दोबारा से मिल जाएगा, तो आप वहां पे भी जाके इसको देख करके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।